अभी तक पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया गया है। ज़ियाओ लियू ने गैंडाल्फ के आश्चर्य को महसूस किया और उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। श्रीमान गैंडाल्फ, यहाँ जो भंडारित है वह हमारे सैन्य जिले के भंडार का केवल एक हिस्सा है। वह इस स्थल पर ज्यादा देर नहीं रुका, जल्द ही उसके सामने एक और द्वार धीरे धीरे खुल गया। वाहन अंदर आया और तहखाने के दूसरे तल में प्रवेश कर गया। यह मंजिल काफी छोटी और शांत है। खुरदरी अलमारियों की जगह अब बेदाग कांच के डिस्प्ले केस की कतारें लगा दी गई हैं। डिस्प्ले केस के अंदर उपकरण शांतिपूर्वक व्यवस्थित किए गए हैं, जो एक ऐसी रोशनी बिखेरते हैं जो या तो संयमित होती है या फिर भड़कीली। यहाँ के उपकरण कम से कम उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं। शाओ लियू ने कार पार्क की, बाहर निकली और गैंडाल्फ को कृपया का इशारा किया। श्रीमान गैंडाल्फ, ये तल उपकरण क्षेत्र है। राज्यपाल की विशेष अनुमति से आप यहाँ देख सकते हैं। उसने पास ही स्थित एक डिस्प्ले केस की ओर इशारा किया। वहाँ काफी सारी लाठियां हैं, जिनमें बहुत अच्छी खूबियां हैं, शायद कोई एक आपके लिए उपयुक्त हो। जू हुआई ने गैंडाल्फ को कार से बाहर निकाला। उन्हें वास्तव में उपकरणों की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। ओएजी के साथ आप अपनी इच्छानुसार कोई भी उपकरण बनवा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं तो एक नजर डालने में कोई हर्ज नहीं है। वह लाठियों के डिस्प्ले केस के पास गया और उस पर सरसरी नजर डाली। अचानक उसकी नजर एक छड़ी पर पड़ी। यह एक छड़ी थी जो पूरी तरह से गहरे लाल रंग की थी, जिसके शीर्ष पर एक जलता हुआ क्रिस्टल जड़ा हुआ था। ब्लेजिंग इंस्पिरेशन के कर्मचारी, गुणवत्ता उत्कृष्ट, स्तर LV25, संपत्ति विशेष प्रभाव, सभी अग्नि प्रकार के कौशल की कूलडाउन अवधि 10% कम हो जाती है। जू हुआई के होंठ फड़क उठे। वह स्टाफ से बहुत अच्छी तरह परिचित था। क्या ये वही कलाकृति नहीं है जिसे ओएजी ने कुछ दिन पहले ही बनाया था और नीलामी में 500,000 युआन से अधिक में बेचा था? अप्रत्याशित रूप से इसे सेना द्वारा इतनी जल्दी अधिग्रहित कर लिया गया और सैन्य क्षेत्र के खजाने में रख दिया गया। उसे अचानक ये कुछ हद तक मनोरंजक लगने लगा। शायद कुछ समय बाद इस खजाने में मौजूद सभी उपकरणों को ओएजी द्वारा निर्मित उपकरणों से बदलना पड़ेगा। उसने अपना सिर हिलाया, उपकरणों को देखना बंद कर दिया और अगले क्षेत्र की ओर चल पड़ा। यहाँ के डिस्प्ले केस तरह तरह के अजीबोगरीब आकार की सामग्रियों से भरे हुए हैं। एक दैत्य का हृदय, एक अजगर का उल्टा तराजू, बर्फ के क्रिस्टल जो शीतलता बिखेरते हैं। ये सभी दुर्लभ सामग्रियां हैं जो केवल आपदा स्तर के बॉस से ही प्राप्त की जा सकती हैं। यह उच्च कोटि के लोहारों और कला कौशल के उस्तादों के लिए एक बहुमूल्य खजाना है। जू हुआई को फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी और उसने बस कुछ बार यूं ही इस पर नजर डाली। आगे स्क्रॉल करने का क्षेत्र है। प्रत्येक प्राचीन पांडुलिपि को एक विशेष ऊर्जा कवच के अंदर सील किया गया था। ये सभी द्वितीय संस्करण के स्क्रॉल हैं। एक बार जब कोई पेशेवर 30वें स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे दूसरी बार नौकरी में पदोन्नति का एक अवसर मिलेगा। अपने जॉब ग्रेड से मेल खाने वाले दूसरे जॉब एडवांसमेंट स्क्रॉल का उपयोग करने से जॉब एडवांसमेंट क्वेस्ट शुरू हो जाएगी। इस कार्य को पूरा करने से आप सफलतापूर्वक दूसरे पदोन्नति स्तर तक पहुंच सकेंगे। दूसरी पदोन्नति के 2 संभावित परिणाम हैं। सबसे पहले, इसमें करियर में उन्नति के अवसर हैं। उदाहरण के लिए, बी लेवल के पेशेवर को ए लेवल में पदोन्नत होने का अवसर मिल सकता है। दूसरे, पेशा तो वही रहता है, लेकिन सभी गुणों में जबरदस्त वृद्धि होती है। पेशेवरों के लिए अपनी किस्मत बदलने का ये दूसरा मौका है। लेकिन उच्च प्रतिफल का अर्थ उच्च जोखिम भी होता है। दूसरी नौकरी में पदोन्नति पाने के प्रयास में विफलता की दर बेहद अधिक है। सफलता दर 20% से भी कम है। यदि वे असफल होते हैं तो वे उस स्क्रॉल की शक्ति द्वारा भस्म हो जाएंगे और मौके पर ही मारे जाएंगे। इसलिए द्वितीय श्रेणी के स्क्रॉल की दुर्लभता और मूल्य के बावजूद वास्तव में बहुत कम लोग ही उन्हें प्राप्त करने का साहस करते हैं। जू हुआई ने उन पर एक नजर डाली। अधिकांश पांडुलिपियां सी ग्रेड और डी ग्रेड की थी, जो उसके किसी काम की नहीं थी। वह जाने ही वाला था कि उसकी नजर कोने में रखे एक डिस्प्ले केस पर पड़ी। यह एक बहुत छोटा सा डिस्प्ले केस था जो एक कोने में अकेला रखा हुआ था। देखने में महत्वहीन लग रहा था। डिस्प्ले केस के अंदर 3 छोटी पारदर्शी कांच की बोतलें थीं। बोतल में एक साफ पारदर्शी तरल पदार्थ था। इस तरल पदार्थ का स्वयं कोई रंग नहीं है, फिर भी यह कोमल पवित्र सफेद प्रकाश के छल्ले उत्सर्जित करता है। जू हुआई रुक गया और गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए डिस्प्ले केस की ओर इशारा किया। वह क्या है? शाओ लियू ने उस दिशा में देखा जहां उसने इशारा किया था। एक पल के लिए रुकी और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। अरे ऐसा है, उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। ये पवित्र प्रकाश और आध्यात्मिक जल है। ये लाइट गुड से संबंधित एक प्राचीन खंडहर में पाया गया था। इसके प्रभावों की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि यह अधिकांश नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए श्राप, घातक जहर और इसी तरह की चीजें। जू हुआई ने धीमी आवाज में ओह कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस चीज का मुझ पर लगे श्राप पर कोई असर पड़ेगा। अध्याय 102, काला ड्रैगन अंडा। जू हुआई ने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। आखिरकार पवित्र प्रकाश प्रणाली के स्वामी भी पहले असहाय थे। आध्यात्मिक जल की ये कुछ बोतलें शायद निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाएंगी, लेकिन इसे हमेशा ध्यान में रखना अच्छा होता है। अगर आपको सबसे ऊपरी स्तर के खजाने में और कुछ नहीं चाहिए तो आप बाद में उसे लेने के लिए कभी भी वापस आ सकते हैं। दोनों वापस कार में बैठ गए। वाहन एक और रैंप से नीचे उतरता चला गया। इस स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था ऊपरी स्तर की तुलना में काफी कड़ी है। 3 भारी मिश्र धातु के फाटकों से गुजरने के बाद प्रत्येक फाटक के पीछे पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों की 2 टीमें थीं। उनकी आंखें तेज थीं और उनका व्यवहार शांत था। वे स्पष्ट रूप से कुलीन सैनिक थे। अंततः वाहन एक खुले क्षेत्र में जाकर रुक गया। सहायक शियाओ लियू कार से बाहर निकले और उनका चेहरा गंभीर हो गया। श्रीमान गैंडाल्फ, यह महान खजाना है। गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जू हुआई वाहन से बाहर निकले। हमारे सामने का स्थान बड़ा नहीं है और कुछ हद तक खाली भी है। वहां कोई चकाचौंध भरी प्रदर्शन पेटियां नहीं थी, बस इधर उधर बिखरे हुए लगभग 1 दर्जन स्वतंत्र गोल स्टॉल थे। प्रत्येक बूथ एक दृश्यमान ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था, जिससे एक भयावह ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। जू हुआई की नजर पास के ही प्रदर्शनी स्टैंड पर पड़ी। सुरक्षात्मक घेरे के भीतर एक गहरे नीले रंग की लौ खामोशी से जल रही थी, जिससे एक रहस्यमय चमक निकल रही थी। लौ का केंद्र गहरे बैंगनी रंग का था, मानो वह किसी के दिमाग को निगल सकता हो। ऊर्जा कवच के बावजूद जू हुआई को अपने ऊपर एक झुलसा देने वाली गर्मी की लहर महसूस हो रही थी, जैसा कि एक उच्च स्तरीय खजाने से उम्मीद की जाती है। जू हुआई ने मन ही मन सोचा,
ये शुरू से ही एक अजीब आग है। सहायक शियाओ लियू गर्व से भरी आवाज में आगे बढ़ी। ये विंटर फ्लेम है, जो एक सी रैंक की अजीब आग है। उत्तरी सीमा पर स्थित एक प्राचीन गुप्त क्षेत्र में हमारी सैन्य टुकड़ी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका तापमान न केवल अत्यधिक उच्च होता है, बल्कि इसमें जमा देने वाला प्रभाव भी होता है, जो इसे एक बहुत ही दुर्लभ दोहरे गुण वाली विचित्र अग्नि बनाता है। ग्रेट सी स्ट्रेंज फ्लेम। इसका परिणाम वाकई काफी अच्छा है। दुर्भाग्यवश गैंडाल्फ के भीतर पहले से ही आत्मा को भस्म करने वाली नीड फ्लेम मौजूद थी। यदि कोई इस विचित्र अग्नि को जबरदस्ती अवशोषित करने का प्रयास करे, तो दोनों शक्तियों के बीच टकराव के कारण संभवतः एक शक्ति विस्फोटित हो जाएगी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अन्य क्लोनों की बात करें तो उनमें अग्नि से संबंधित क्षमताओं की कमी है और वे अग्नि तत्व का समर्थन करने में असमर्थ हैं। जू हुआई ने अपना सिर हिलाया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शाओ लियू ने बिना किसी हैरानी के सिर हिलाया और उसे अगले बूथ की ओर ले गई। तो कृपया इधर देखिए। जू हुआई की निगाहें उन पर घूम पड़ी। कांच के डिस्प्ले केस के अंदर कई विचित्र आकार के फल शांति से पड़े थे। उनकी सतहें एक हल्की सफेद धुंध से ढकी हुई थी। ये देखने में हथगोले जैसा लगता है। चप्पल के आकार का। एक और बीज था जो झुर्रीदार और सिकुड़ा हुआ था, बिल्कुल एक कड़वे चाय के बीज जैसा दिख रहा था जिसे सुखाया नहीं गया था। जू हुआई की आंख फड़क उठी। इस बात को, ये वन पीस में मौजूद डेविल फ्रूट जैसा नहीं होगा। इसे खाने से नई क्षमताएं जागृत होंगी। शाओ लियू ने उसकी उलझन को भांप लिया और मुस्कुराते हुए समझाया। ये गुणसूचक फल हैं। विभिन्न फल अलग अलग गुणों को बढ़ा सकते हैं। उसने ग्रेनेड की ओर इशारा किया। ये शक्ति का फल है। फिर उसने चप्पल की ओर इशारा किया। यह एजिलिटी फ्रूट है। अंत में उसने कड़वी चाय के बीज को देखा। उसके चेहरे पर कुछ सूक्ष्म भाव थे। यह एक आध्यात्मिक फल है। एक गोली लेने से संबंधित गुण में औसतन 20 से 50 अंकों की स्थायी वृद्धि हो सकती है। जू हुआई को अचानक एहसास हुआ, तो ये हैं गुणधर्म वाले फल। लेवल बढ़ाने के अलावा इस दुनिया में गुणों को बेहतर बनाने का ये सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। उनका निवास स्थान भी उन एकांत स्थानों में होता है जहां जीवन छोटा और क्षणभंगुर होता है। ये बेहद दुर्लभ हैं और इनमें से प्रत्येक अनमोल है। काले बाजार में यहाँ तक कि घटिया वस्तुएं भी, जो गुणों को केवल 20 अंक तक बढ़ाती हैं, लाखों की खगोलीय कीमतों पर बिक सकती हैं। ये देखकर कि गैंडाल्फ कुछ हद तक रुचि दिखा रहा था, ज़ियाओ लियू ने आगे कहा। श्रीमान गैंडाल्फ, यदि आप विशेषण फलों के बदले फलों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो राज्यपाल ने आपको एक अवसर के बदले 3 फलों का आदान प्रदान करने की विशेष अनुमति दी है। ये सुनने के बाद जू हुआई ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। दर्जनों एट्रीब्यूट पॉइंट हासिल करने का एक मौका। ये बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने ग्रैंड ट्रेजरी क्षेत्र का अपना दौरा जारी रखा। यहाँ की हर चीज एक दुर्लभ खजाना है। ऐसे शानदार उपकरण ब्लूप्रिंट जो एस रैंक के पेशेवरों को भी पागल कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक आंख भी मिली थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे एक शक्तिशाली परग्रही जानवर की खोपड़ी से अलग कर दिया गया था। हालांकि ये चीजें कीमती हैं, लेकिन जू हुआई को इनमें से अधिकांश की ज्यादा जरूरत नहीं है। वह इधर उधर टहलते हुए नजारों का लुत्फ उठाता रहा, जब तक कि वह एक स्टॉल के सामने नहीं रुक गया। उसकी निगाहें डिस्प्ले स्टैंड पर रखी वस्तुओं पर टिकी हुई थी। यह एक बहुत बड़ा अंडा था। इसका आकार लगभग 2 फुटबॉल के बराबर है। अंडे का छिलका पूरी तरह से काला है, ऑब्सीडियन की तरह चिकना है और इसकी सतह पर अनगिनत जटिल सुनहरे पैटर्न उकेरे गए हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन आकृतियों में स्वयं का जीवन हो, जो अंडे के छिलके पर धीरे धीरे बहती हुई एक प्राचीन और जंगली आभा बिखेर रही थी। ये किस प्रकार का अंडा है? शाओ लियू ने उस पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। श्रीमान गैंडाल्फ, यह एक अजगर का अंडा है। ड्रैगन का अंडा। जू हुआई की सांस एक पल के लिए अटक गई। शाओ लियू ने आह भरी और बोलना जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि यह कम से कम 50 वर्षों से इस खजाने में पड़ा हुआ है। इस अवधि के दौरान कई जनरलों और शक्तिशाली हस्तियों, जिन्होंने महान योगदान दिया, ने इसे अपनी वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान किया। उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया, जलाना, बिजली गिराना, खून की कसम खाना, लेकिन इस अंडे में कभी भी फूटने के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। अंततः उनके पास इसे लौटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह रुका, फिर निश्चितता के साथ बोला, हम केवल इतना ही निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अंदर जीवन के संकेत बहुत मजबूत हैं और यह अभी भी जीवित है। हालांकि हमें अभी तक इसे विकसित करने का सही तरीका नहीं मिला है। ज़ियाओ लियू ने गैंडाल्फ को ऐसे देखा मानो वह उसे पूरी तरह से देख सकता हो। श्रीमान गैंडाल्फ, आप इसे वापस बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। गवर्नर ने निर्देश दिया है कि यदि आप इसे सेने में असमर्थ हैं, तो आप इसे किसी भी समय वापस भेज सकते हैं और इसे अन्य खजानों के बदले में बदल सकते हैं। जू हुआई का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। क्या वाकई इसमें कोई अच्छी बात है? क्या ये कोशिश करने और असफल होने का एक मुफ्त अवसर नहीं है? ड्रैगन की सवारी करते हुए कौन सा आदमी ऐसा नहीं चाहेगा? वह लंबे समय से तियान्यू गिल्ड के लिक्यू से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह चांदी के ड्रैगन पर सवार होकर शानदार ढंग से उपस्थित होता था। अब अवसर हमारे सामने ही है। ये बात है। जू हुआई ने अपनी उंगली बढ़ाकर गहरे काले रंग के अजगर के अंडे की ओर इशारा किया। ये पहले वाला है। शाओ लियू ने तुरंत सिर हिलाया और अपने हाथ में मौजूद टर्मिनल पर एक रिकॉर्ड बना लिया। जू हुआई आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह एक और बूथ के सामने रुक गया। इस बार बूथ पर प्रदर्शित वस्तु महिलाओं की लंबी पोशाक है। इस ड्रेस का डिजाइन सरल है और इसमें थोड़ा रेट्रो लुक भी है, लेकिन ये पूरी तरह से एक अज्ञात चांदी के धागे से बुना हुआ है और प्रकाश में ये चंद्रमा जैसी चमक बिखेरता है। स्कर्ट अनगिनत छोटे छोटे हीरे जैसे क्रिस्टलों से सजी है, मानो पूरा तारों भरा आकाश उसके शरीर पर लिपटा हो। शुद्ध, नेक और बेहद खूबसूरत। शाओ लियू ने तुरंत आगे बढ़कर उनका परिचय कराया। श्रीमान गैंडाल्फ, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। इस लंबी पोशाक को सितारों का आलिंगन कहा जाता है। इसे 30 साल पहले एक भयानक गुप्त क्षेत्र के अंतिम बॉस ने गिरा दिया था, जब गवर्नर हाउ ने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया था। वह कुछ देर रुका, उसकी आवाज में खेद का भाव था। यद्यपि इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट है, लेकिन इसके गुण और सादृश्य बहुत ही औसत दर्जे के हैं, यहाँ तक कि कुछ शीर्ष स्तरीय महाकाव्य उपकरणों से भी हीन हैं। इसका एकमात्र लाभ यह है कि इसमें दिव्य प्रकाश और निर्मलता के 2 गुण मौजूद हैं। पहला पहनने वाले को एक पवित्र प्रकाश का प्रभाव देता है, जबकि दूसरा ये सुनिश्चित करता है कि पोशाक कभी भी दागदार न हो। शाओ लियू मुस्कुराए। इसलिए, हालांकि इसका व्यवहारिक मूल्य बहुत कम है, ये सुंदर है।
अगर मैं इसे अपनी महिला मित्र को दूं तो उसे यह जरूर पसंद आएगा। जू हुआई के मन में तुरंत येशी का सुंदर और सौम्य चेहरा उभर आया। येशी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला प्रतीत होता है। मैं इसे ले लूंगा। जू हुआई ने जरा भी संकोच नहीं किया। औसत दर्जे के गुण, घटिया प्रत्यय, ये कोई समस्या नहीं है। जब तक इसे ओएजी को सौंप दिया जाता है तब तक कुछ परिष्करण प्रक्रियाओं के बाद इसे रूपांतरित किया जा सकता है। उस समय ये सितारों का आलिंगन निश्चित रूप से एक सच्ची पौराणिक वस्तु बन जाएगी। शाओ लियू ने फिर से सिर हिलाया और जल्दी से नोट्स लेने लगी। केवल एक ही वस्तु शेष है। जू हुआई ने शीर्ष श्रेणी के खजाने के तहखाने वाले क्षेत्र में एक और चक्कर लगाया। शेष वस्तुएं भी बहुत मूल्यवान थीं, लेकिन वे उसे पिछली दो वस्तुओं जितनी आकर्षक नहीं लगी। कुछ देर विकल्पों पर विचार करने के बाद जू हुआई ने एक निर्णय लिया। वह मुड़ा और वापस तहखाने के दूसरे तल की ओर चल पड़ा। ये देखकर जियाओ लियू थोड़ी अचंभित हुई, लेकिन तुरंत उसके पीछे चली गई। जू हुआई सीधे उस कोने वाले डिस्प्ले केस की ओर चले गए जहां पवित्र प्रकाश जल प्रदर्शित किया गया था। ये तीसरा है। हालांकि जियाओ लियू को यह समझ नहीं आया कि गैंडाल्फ इस पवित्र जल का क्या करने वाला है, फिर भी उसने तुरंत इसका रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन इसके बाद जू हुआई ने विषय बदल दिया। ये पवित्र प्रकाश जल ड्रैगन के अंडे और तारों के आलिंगन की तुलना में कहीं कम मूल्यवान प्रतीत होता है। आप मुझे तीनों बोतलें क्यों नहीं दे देते? शाओ लियू थोड़ी दुविधा में थी। श्रीमान गैंडाल्फ, ये तो महामहिम राज्यपाल द्वारा पहले ही दी गई एक अपवाद है। जू हुआई ने सौदेबाजी जारी रखी। देखिए, मैंने पहले ही शीर्ष श्रेणी के खजाने को चुनने का मौका गंवा दिया है। क्या आप मेरे लिए कोई अपवाद नहीं कर सकते? उसने 2 उंगलियां ऊपर उठाईं। तो क्या मैं एक और बोतल ले सकता हूं? शाओ लियू के माथे पर पसीने की एक पतली परत दिखाई दी। राज्यपाल ने पहले ही निर्देश दिया था कि गैंडाल्फ की सभी मांगों को यथासंभव पूरा किया जाना चाहिए। वह केवल सिर हिला सका। तो फिर श्रीमान होली लाइट स्पिरिट वाटर, कृपया 2 बोतलें ले लीजिए। जू हुआई ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाओ लियू ने झटपट डिस्प्ले केस खोला, सावधानीपूर्वक होली लाइट एलिक्जिर की 2 बोतलें निकाली और उन्हें एक विशेष रूप से बनाए गए डिब्बे में रख दिया। इस समय तक तीनों खजाने चुन लिए गए हैं। अध्याय 103 दिव्य शिल्प कौशल। सहायक लियू ने तीनों खजानों को सावधानीपूर्वक पैक किया और उन्हें गैंडाल्फ को सौंप दिया। श्रीमान गैंडाल्फ, सब कुछ तैयार है, कृपया ये जांचें। जू हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित करके सामान को उसके भंडारण स्थान में रखवाया और सिर हिलाया। दोनों कार से मैदान में वापस लौटे और जैसे ही वे काले धातु की इमारत से बाहर निकले, ली गैंग उनका स्वागत करने के लिए आ गया। उनकी मुस्कान पहले से भी अधिक गर्मजोशी भरी थी। गैंडाल्फ, क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? राज्यपाल ने इस बार वाकई में बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जू हुआई के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। ली गैंग उसे सैन्य क्षेत्र में सहजता से घुमा रहा था, मानो वे आपस में बातचीत कर रहे हों। ओह हाँ, मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उनका चेहरा गंभीर हो गया। इस बार डॉन गिल्ड को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि वे इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। आपके लिए अकेले बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। गैंडाल्फ कुछ नहीं बोला, वह बस चुपचाप सुनता रहा। ली गैंग ने आगे कहा, मेरी सलाह है कि आप फिलहाल जियांगनिंग शहर में ही रहें और इधर उधर न घूमें। हमारी सेना गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा के लिए लोगों को भेजेगी। कुछ समय बाद राजधानी में व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। राजधानी की ओर। गैंडाल्फ की आवाज में संदेह का भाव था। ली गैंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में व्यवहारिकता का भाव झलक रहा था। ये तो स्वाभाविक है। राजधानी में मौजूद संसाधन, चाहे वह कालकोठरी हो, गुप्त क्षेत्र हो या गुरु हो, डोंगिंग प्रांत के संसाधनों से कहीं बेहतर हैं। आप ऐसे स्तर के अधिकारी हैं, एक राष्ट्रीय धरोहर हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के हकदार हैं। जू हुआई समझ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना उनके साथ एक पूजनीय व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही है। उसे बिल्कुल यही चाहिए था। वह मूल रूप से चाहता था कि उसके क्लोन अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाएं और यह सबसे अच्छा होगा यदि वे सेना का विश्वास जीतने में सफल हो सकें। मैं सेना के निर्देशों का पालन करूंगा, गैंडाल्फ ने शांत भाव से उत्तर दिया। ली गैंग ने संतुष्टि से उसके कंधे पर थपथपाया। ठीक है, आप होटल वापस जाए और पहले आराम कीजिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कभी भी संपर्क कर लेना। जू हुआई ने ली गैंग को उसे विदा करने नहीं दिया। वह खुद टैक्सी लेकर होटल वापस चला गया। उसने तुरंत यासुओ को, जो डोंगहाई शहर के जंगल में राक्षसों को मार रहा था, लड़ाई में शामिल होने की व्यवस्था की। यासुओ को आदेश मिला और वह तुरंत जियांगनिंग शहर के लिए रवाना हो गया। उस रात देर से यासुओ को गैंडाल्फ से 3 खजानों वाली स्थानिक अंगूठी प्राप्त हुई। वह ज्यादा देर नहीं रुका और रात भर में वापस डोंगहाई शहर के लिए रवाना हो गया। सुबह में एक काली आकृति चुपचाप कार से उतर गई। कुछ ही देर बाद मोरिया जू हुआई के बेडरूम में आई और अंगूठी को उसकी बेडसाइड टेबल पर रख दिया। पूरी प्रक्रिया एकदम शांत रही। जू हुआई ने अंगूठी उठाई और उत्सुकता से उसके अंदर से जो कुछ भी था उसे बाहर निकाला। सबसे पहले उसने पवित्र प्रकाश जल की 2 बोतलें उठाईं। बोतल में मौजूद तरल पदार्थ साफ और पारदर्शी था, जिससे हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी और वह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध दिख रहा था। क्या ये दवा मुंह से लेने के लिए है या त्वचा पर लगाने के लिए? वह अपने हाथ में कांच की बोतल का वजन करते हुए खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। इसके साथ कोई निर्देश पुस्तिका भी नहीं थी। यदि इसके दुष्प्रभाव हो तो क्या होगा? फिर उसने अपना सिर हिलाया। सैन्य क्षेत्र के तिजोरी में रखी वस्तुओं के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। सहायक शियाओ लियू ने उस समय कोई चेतावनी नहीं दी थी। ये बात समझ आने के बाद जू हुआई ने अब और संकोच नहीं किया। उसने बोतल का ढक्कन खोला, उसे अपने होठों तक लाया और सावधानी से एक छोटा सा घूंट लिया। एक ठंडा तरल मेरे गले से नीचे उतर गया। इसमें हल्की, लगभग न के बराबर मिठास है। लगता है इसका स्वाद काफी अच्छा है। अगले ही पल मेरे पेट से एक गर्म धारा उठी और तेजी से मेरे अंगों और हड्डियों में फैल गई। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कड़ाके की ठंड में किसी गर्म झरने में भीग रहे हों और शरीर के हर रोम रोम को आराम मिल रहा हो। उन्हें लगा कि उनका दिमाग काफी स्पष्ट हो गया है। जू हुआई की आंखें चमक उठी। ये काम करता है। बिना किसी झिझक के उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और बोतल में बचा हुआ आध्यात्मिक जल एक ही घूंट में पी गया। धमाका! उसके शरीर के भीतर गर्मी की एक और भी अधिक शक्तिशाली लहर दौड़ गई।
वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके पैरों और रीढ़ की हड्डी में समाई हुई ठंडी शापित शक्ति इस गर्म शक्ति द्वारा तेजी से दूर हो रही थी। यह ऐसा था मानो बर्फ और हिम चिलचिलाती धूप से मिल रहे हों। जो हुआई उस शापित शक्ति से निकलने वाली अनचाही गर्जना को सुन भी सकता था। कुछ देर बाद गर्म धारा धीरे धीरे कम हो गई। जो हुआई ने राहत की एक लंबी सांस ली और अब वह काफी अधिक तनावमुक्त महसूस कर रहा था। यदि अभिशाप की शक्ति ने पहले उसके शरीर के 60% हिस्से को नष्ट कर दिया था, तो अब ये कम से कम 40% तक कम हो गई है। उसने अपने पैरों की पूरी ताकत लगाने की कोशिश की। उसके पैर गतिहीन और बेजान पड़े रहे। जो हुआई की आंखों में जो उम्मीद अभी अभी जगी थी, वह थोड़ी और फीकी पड़ गई। उसने होली लाइट वाटर की दूसरी बोतल उठाई और बिना किसी झिझक के उसे पी गया। वही भावना मुझ पर फिर से हावी हो गई, लेकिन इस बार अभिशाप का प्रभाव बहुत धीमी गति से कम हुआ। अंततः वह बल घटकर लगभग 30% हो गया और फिर उसमें कमी आना बंद हो गया। जो हुआई ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पवित्र जल मेरे शरीर से श्राप को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता। यही इसकी सीमा है। इसे दोबारा पीने से शायद कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने जल्द ही इस बात को स्वीकार कर लिया। पूरी तरह बेकार होने से तो ये बेहतर है। कम से कम अब वह पहले की तरह इतनी आसानी से थका हुआ या दिन भर सुस्त महसूस नहीं करता। अगर मैं क्लोन को थोड़ी देर के लिए भी नियंत्रित कर पाता हूं, तो मैं पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता हूं। अब वह ऊर्जा से भरपूर और तरोताजा महसूस कर रहा है। अगले 2 दिन जियांगनिंग शहर शांत और निर्मल था। गैंडाल्फ पूरी तरह से एक एकांतवासी में बदल गया, अपना सारा समय अपने होटल के स्वीट में बिताता था, कभी बाहर नहीं निकलता था और आज्ञाकारी होने और सेना के लिए कभी कोई परेशानी न पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करता था। डोंगहाई शहर, लोहार संघ, उच्चतम स्तर का फोर्जिंग चैम्बर। ओएजी ने अपने माथे से पसीना पोंछा, ढलाई की मेज पर अधूरे बने उपकरण को देखा और उसके चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। अभी अभी कई तरह की खड़खड़ाहट की आवाजों के साथ उसका स्तर आखिरकार 10वें स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही एक बिल्कुल नया कौशल भी अनलॉक हो जाता है। दिव्य शिल्प कौशल LV1 प्रभाव किसी आइटम में एक नया स्टेट स्लॉट जोड़ता है। मैना लागत 500, कूलडाउन 12 घंटे। जो हुआई की चेतना ओएजी के शरीर के भीतर थी। इस नई क्षमता को देखकर उसके हृदय में भावनाओं का एक विशाल ज्वार उमड़ आया। एक अतिरिक्त प्रवेश स्लॉट जोड़ें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु पर मौजूद विशेषताओं की संख्या उसकी गुणवत्ता का प्रतीक होती है। इनमें से प्रत्येक के 2-2 आइटम हैं, फाइन और रेयर, प्रत्येक के 3-3 आइटम हैं, एपिक, और प्रत्येक के 5-5 आइटम हैं, लेजेंडरी। पौराणिक और रहस्यमय उपकरणों की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उनमें अधिकतम 10 गुण हो सकते हैं। यह इस दुनिया का अटल नियम है, लेकिन ओएजी का कौशल इस अटल नियम को तोड़ सकता है। ये केवल पहला स्तर है। यदि स्तर इससे ऊपर है, तो 2 या 3 अतिरिक्त प्रविष्टियां जोड़ी जा सकती हैं। क्या इससे महाकाव्यों की तुलना किंवदंतियों से और किंवदंतियों की तुलना मिथकों से नहीं हो जाएगी? जैसा कि SS स्तर के जीवन कौशल से अपेक्षित था। जो हुआई की नजर वर्कबेंच पर रखी लंबी चमकदार चांदी की पोशाक पर पड़ी। सितारों का आलिंगन। उसने इस उपकरण को येशी के लिए एक अनोखा जन्मदिन का उपहार बनाने की योजना बनाई थी। एक ही समय पर डोंगहाई शहर के बाहर स्थित हॉलिंग कैन्यन इंस्टेंस का प्रवेश द्वार। एक भीषण युद्ध अब समाप्त होने वाला है। धिक्कार है, ये तीनों किस तरह के राक्षस हैं? एक तगड़ा आदमी जिसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी, अपने गिरे हुए साथियों को देख रहा था जो दर्द से कराह रहे थे। उसका चेहरा आतंक और आक्रोश से भरा हुआ था। वे मैडलान गिल्ड के कुलीन समूह हैं। वहां 50 से अधिक लोग थे। इन सब का मकसद उन 3 अनजान खिलाड़ियों को घेर कर खत्म करना था जो अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे। ये घटना कुछ दिन पहले शुरू हुई थी जब इन तीनों लोगों ने आसानी से अपनी गिल्ड की कई टीमों को हरा दिया था। क्रोधित होकर अध्यक्ष ने बदला लेने के लिए इस विशिष्ट दस्ते को भेजा। मुझे लगा था कि यह बहुत आसान होगा, लेकिन पता चला कि मैं एक अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उन्हें एहसास हो गया कि वे गलत थे। ये बिल्कुल गलत है। तलवार लिए हुए वह व्यक्ति बिजली की तरह तेज था। वह भीड़ में इतनी आसानी से निकल गया कि कोई भी उसकी स्थिति का सटीक पता नहीं लगा सका। जब भी वह प्रकट होता था, उसके साथ तलवार की एक घातक चमक होती थी जो किसी न किसी की जान ले लेती थी। वह तगड़ा आदमी जो विशाल ढाल लिए हुए था, एक निर्दयी कमीना था। उनमें से दर्जनों ने उस पर गोलियां बरसाईं, लेकिन वे उस पर एक सफेद निशान तक नहीं छोड़ सके। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब वह किसी कौशल को सक्रिय करता है, तो उस पर हमला करने वाला हर व्यक्ति तेजी से स्वास्थ्य खोने लगता है। और फिर आता है सबसे अजीब वाला। शुरू से अंत तक उन्हें तीसरे व्यक्ति का स्पष्ट दृष्टिकोण भी नहीं मिल पाया। मुझे बस इतना पता है कि वह एक भूत की तरह है जो अंधेरे में छिपा रहता है। जब भी वह प्रकट होता है, हमारी टीम के रक्षात्मक पंक्ति के कमजोर खिलाड़ियों में से एक को चुपचाप और तुरंत मार दिया जाता है। फिर शव काले धुएं के एक हल्के गुबार में बदल गया और परछाई में समा गया। अध्याय 104 ड्रैगन पिता। इस समय तक मोरिया ने नए स्तर 5 के कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उसने एक दानव स्वामी के रूप में अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अत्यधिक राक्षसी ऊर्जा LV1 प्रभाव 1:100 माना की खपत होती है। किसी शत्रु इकाई को मारने के बाद उसके शव को राक्षसी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और शरीर के भीतर संग्रहित किया जा सकता है। प्रभाव 2 आंतरिक राक्षसी ऊर्जा मुक्त करता है। ये राक्षसी ऊर्जा मेजबान की इच्छा के अनुसार स्वचालित रूप से आसपास की शत्रु इकाइयों पर हमला करेगी या स्वयं का बचाव करेगी। इसकी शक्ति और सीमा संचित राक्षसी ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। अगले ही पल मोरिया ने तुरंत ही अपने द्वारा संचित दर्जनों राक्षसी शक्तियों को मुक्त कर दिया। गर्जन। घाटी में एक शोकपूर्ण गर्जना गूंज उठी। दर्जनों काले धुएं के गुच्छे हवा में मुड़ते और फैलते हुए भयानक काले राक्षसों में बदल गए, जो मैडलान गिल्ड के बचे हुए सदस्यों पर झपटने के लिए दहाड़ रहे थे। अरे ये क्या बकवास है? मदद करो, मेरा खून बह रहा है। मुझे मत छुओ, दूर हटो। एक काले दानव ने एक जादूगर के शरीर को भेद दिया। जादूगर के जीवन अंग तेजी से घटने लगे और उसका शरीर तेजी से मुरझाने लगा, मानो उसकी सारी जीवन शक्ति खत्म हो गई हो। चीख पुकार अचानक बंद हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और राक्षसी ऊर्जा के एक नए अंश में परिवर्तित हो गया जो उमड़ती हुई काली लहर में विलीन हो गया। दहशत महामारी की तरह फैल गई। बचे हुए लोग पूरी तरह से टूट गए और भागने लगे।
भागो, ये शैतान है, ये शैतान है। एक चोर ने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि एक तेज तलवार उसके पास से गुजर गई। छी, उसका सिर हवा में बहुत ऊपर उठ गया, उसकी आंखों में अब भी असीम भय भरा हुआ था। यासुओ ने अपनी तलवार म्यान में डाली और हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने अगले लक्ष्य का पीछा किया। इस लड़ाई के बाद तीनों हस्तियों के नाम डोंगहाई शहर के पेशेवरों के बीच चर्चा में आने लगे। एक तलवारबाज जो बेहद तेज है, एक अविनाशी ढाल रक्षक, मृत्यु भी है जो अंधेरे में घात लगाए बैठी है। सामान्य संघ इन तीनों को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उपनगरों में स्थित एक विला। जू हुआई ने जंगल में चल रही लड़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि उनके सामने मौजूद काले अजगर के अंडे को कैसे सेया जाए। जैसा कि सहायक शियाओ लियू ने कहा, अंडे के अंदर मौजूद नन्हा जीव अभी भी जीवित है और उसमें आश्चर्यजनक रूप से मजबूत जीवन शक्ति है। आप ये भी कह सकते हैं कि यह थोड़ा ज्यादा ही जीवंत है। जू हुआई को अंडे के छिलके के अंदर से समय समय पर धीमी लेकिन शक्तिशाली अजगर की दहाड़ें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। आओ आओ, उनकी आवाज बच्चों जैसी और मधुर थी, फिर भी उसमें एक ऐसा अधिकार झलकता था जिसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। ये जू हुआई के साथ भी बातचीत करता है। जू हुआई ने अपनी उंगली बढ़ाई और चिकने अंडे के छिलके पर धीरे से 2 बार थपथपाया। टैप टैप। कुछ ही देर में अंडे की भीतरी दीवार से एक हीले की 2 प्रतिध्वनियां सुनाई दी। टैप टैप। ऐसा लग रहा था मानो वह उसका अभिवादन कर रही हो। जू हुआई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये नन्हा जीव काफी बुद्धिमान है। उसे अंडे के अंदर पल रहे नन्हे अजगर से बहुत लगाव हो गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी गहरा कष्टदायक था। अंडे के छिलके की कठोरता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उसने इसे जलाने की कोशिश की, लेकिन अंडे का छिलका केवल हल्का सा गर्म हुआ। मैंने इसे पानी में उबालने की कोशिश की, लेकिन एक भी बुलबुला नहीं निकला। चाकू से काटने और कुल्हाड़ी से चीरने के बावजूद भी एक सफेद निशान तक नहीं बचा था। अंततः उसने यासुओ को पूरी ताकत से तलवार का प्रहार करने पर भी मजबूर कर दिया। स्टील को भी चीरने में सक्षम तीव्र तलवार की ऊर्जा अंडे के छिलके पर गिरी और एक कुरकुरी डिंग ध्वनि के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गई। अंडे का छिलका साबुत था। जू हुआई ने चाचा फू द्वारा खोजी गई बड़ी संख्या में प्राचीन पुस्तकों और संबंधित सामग्रियों का अध्ययन किया। उसे जो जानकारी मिली उससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। प्राचीन ड्रैगन जाति के लिए एक युवा ड्रैगन को अंडे से बाहर निकालना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। माता पिता विशेष साधनों के माध्यम से अंडे में मौजूद चूजों को लगातार अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते रहते हैं। ये शक्ति संचय करने की एक धीमी प्रक्रिया है। जब नन्हे ड्रैगन के शरीर के भीतर इतनी शक्ति एकत्रित हो जाती है कि वह अंडे के छिलके की बाधाओं को तोड़ सके, तभी वह अंदर से फूट सकता है। अंडे के छिलके को बाहर से जबरदस्ती तोड़ने से कमजोर युवा ड्रैगन की मौके पर ही मौत हो जाएगी। हम इसके माता पिता को कहां पा सकते हैं? जू हुआई अपनी व्हीलचेयर पर पीछे की ओर झुक गए और आह भरी। अगर इसे ढूंढना इतना आसान होता तो यह अजगर का अंडा 50 साल तक सैन्य क्षेत्र के तहखाने में धूल नहीं जमा कर रहा होता। जू हुआई उदासी से भर गया था। एक तरह की बेबसी का एहसास होता है, जैसे किसी अनमोल खजाने की पेटी को पकड़े हुए हो लेकिन उसकी चाबी न हो। यह उदासी तीसरी रात तक बनी रही। एक काली आकृति चुपचाप शयन कक्ष के अंधेरे में गायब हो गई। मोरिया, जिसका स्तर बढ़ाकर 10 कर दिया गया था, चुपचाप विला में लौट आया। वह भी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। जू हुआई ने बेडसाइड टेबल पर जो काला ड्रैगन अंडा रखा था, वह अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। आओ आओ। अंडे के अंदर मौजूद नन्हे अजगर ने पहले से कहीं अधिक तीव्र और उत्साहित होकर रोना शुरू कर दिया। जू हुआई का मनोबल बढ़ गया। जवाब मिल गया। क्या मोरिया में कुछ ऐसा था जिसने इसे आकर्षित किया? उसने तुरंत मोरिया को बहला फुसलाकर चुपचाप बिस्तर के पास जाने के लिए राजी कर लिया। ड्रैगन के अंडे ने और भी हिंसक प्रतिक्रिया दी। यह मेज पर बुरी तरह हिल रहा था और अगर जू हुआई ने इसे समय पर नहीं पकड़ा होता तो यह शायद सीधे जमीन पर लुढ़क जाता। यह आदमी, इसमें ऐसी क्या बात है जो इसे इतना आकर्षित करती है? जू हुआई की निगाह मोरिया के लंबे पतले शरीर और उसके रहस्यमय आभा पर पड़ी। उसने मोरिया के भीतर मौजूद राक्षसी ऊर्जा के बारे में सोचा। पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे मोरिया जंगल में अधिक से अधिक विचित्र जानवरों को मारता गया, उसके शरीर में संचित राक्षसी ऊर्जा तेजी से केंद्रित होती गई। अब इनकी संख्या 1000 से अधिक हो गई है। जू हुआई को एक विचार आया और उसने मोरिया को नियंत्रित करने की कोशिश की। अपनी उंगलियों से राक्षसी ऊर्जा की एक हल्की सी धारा छोड़ी। काली ऊर्जा की वह हल्की सी लकीर एक फुर्तीले छोटे सांप की तरह धीरे धीरे अजगर के अंडे की ओर बढ़ रही थी। अगले ही पल एक विचित्र दृश्य सामने आया। जिस क्षण उस राक्षसी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश अंडे के छिलके को छुआ, ऐसा लगा मानो उसे किसी अदृश्य खिंचाव बल द्वारा खींचा जा रहा हो। पुकारें, एक धीमी सी आवाज। वह राक्षसी ऊर्जा पल भर में अजगर के अंडे में समा गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्ट्रॉ से नूडल्स खा रहा हो। वास्तव में ये कारगर है। आओ आओ। अजगर के अंडे के अंदर मौजूद नन्हा अजगर तेजी से उत्साहित हो गया। उसकी चीखें लालसा से भरी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा हो, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। इसके बाद जू हुआई ने राक्षसी ऊर्जा की एक हल्की सी धारा छोड़ने की कोशिश की। परिणाम वही रहा, ये जल्दी ही फिर से अवशोषित हो गया। और उस रात शयन कक्ष में एक बेहद विचित्र दृश्य घटित हुआ। मोरिया, जो एक महान और सुरुचिपूर्ण डार्क लॉर्ड थे, पलंग के पास बिना हिले डुले खड़े थे। उसने एक उंगली बढ़ाई और उसकी उंगली के सिरे से काली राक्षसी ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं लगातार काले अजगर के अंडे की ओर बहने लगी। अजगर का अंडा एक भूखे शिशु की तरह लालच से सब कुछ निगल गया। जू हुआई को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी हुई। बाद में पता चला कि यह एक राक्षसी अजगर था। जू हुआई ने मोरिया को निर्देश दिया कि वह उन्हें पूरी रात खाना खिलाती रहे। इसके बाद वह सीधे सो गया। भोर होने तक जब मोरिया के शरीर में 1000 से अधिक राक्षसी ऊर्जा के कण जमा हो गए थे, तो पोषण के बाद केवल 100 से थोड़े अधिक कण ही शेष रह गए थे। ड्रैगन के अंडे के अंदर मौजूद नन्हे ड्रैगन ने आखिरकार संतुष्टि भरी डकार ली। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अंडे के अंदर करवट बदल रहा था, एक आरामदायक स्थिति में समायोजित हो रहा था और गहरी नींद में सो गया। जब जू हुआई जागा और उसने ये दृश्य देखा, तो उसने चुपचाप 2 सेकंड के लिए अंडे में मौजूद छोटे अजगर के लिए दुख महसूस किया। वह दशकों से सैन्य क्षेत्र के खजाने के तहखाने में रह रहा था और उसे कभी भोजन नहीं मिला था। देखो ये बच्चा कितना भूखा है। हालांकि मोरिया की कड़ी मेहनत से अर्जित राक्षसी ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी।
लेकिन उनका दिल खुशी से भर गया था। आखिरकार हमें इस नन्हे जीव को अंडे से निकालने का सही तरीका मिल गया है। ऐसा लगता है कि अंडे से बच्चा निकलने से पहले ही डार्क लॉर्ड मोरिया को ड्रैगन की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अध्याय 105 दानव स्वामी का अनुबंध। जो हुआई मोरिया को सिर्फ उस काले अजगर के अंडे का पालक पिता बनने के लिए ही वापस नहीं लाया था। ये बिल्कुल अप्रत्याशित आश्चर्य था। जिस चीज को वह वास्तव में महत्व देता था, वह मोरिया द्वारा 10वें स्तर पर पहुंचने के बाद सीखा गया नया कौशल था। कौशल का नाम दानव स्वामी का अनुबंध स्तर 1। कौशल प्रभाव किसी भी वर्ग के साथ अनुबंध बनाने के लिए 100 राक्षसी ऊर्जा का उपभोग करता है। सफल अनुबंध गठन पर अनुबंधित वर्ग दानव स्वामी का सेवक बन जाएगा, पूर्णतः वफादार रहेगा और कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। कौशल प्रभाव 2, दानव दास को दानव स्वामी के सभी गुणों में 10% का बोनस प्राप्त होगा। कौशल प्रभाव 3, रात में दानव दास को रात्रि दानव स्थिति बोनस प्राप्त होता है, जिससे सभी गुण दोगुने हो जाते हैं। कौशल प्रभाव 4, दानव दास द्वारा मारे गए लक्ष्यों को भी राक्षसी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जो स्वचालित रूप से दानव स्वामी के शरीर में प्रवाहित होगी। नोट: अनुबंध के लक्ष्य को स्वेच्छा से स्वीकार करना होगा, जबरन अनुबंधों के विफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे ही जो हुआई ने कौशल के विवरण को देखा, उसके मन में बनी योजना को अंततः क्रियान्वयन के लिए एक आधार मिल गया। एक संघ की स्थापना करें। इस कौशल ने गिल्ड की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर दिया। वफादारी और ताकत। अनुबंध हो जाने के बाद उसे अब अपने अधीनस्थों द्वारा विश्वासघात किए जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। 10% एट्रीब्यूट बोनस अभी शायद ज्यादा न लगे, लेकिन एक बार मोरिया का स्तर बढ़ जाए तो ये बोनस बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। इसके अलावा रात के समय सभी गुणों में 2 गुना इजाफा होता है। अंधेरे में विचरण करने वाले राक्षस, एक अजय रात्रि दानव सेना। बस इसके बारे में सोच रहा था, जो हुआई को लगा कि उसका खून गर्म हो रहा है। उसने अपनी चेतना यासुओ में स्थानांतरित कर दी, जिसने फिर मोरिया को उस अपार्टमेंट में ले गया जिसे फोबेर ने किराए पर लिया था। जैस्मीन और जैस्मीन रेन नाम की 2 बहनें यहीं रहती हैं। टैप टैप, यासुओ ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा झट से खोला गया, जिससे जैस्मीन का आश्चर्य से भरा चेहरा दिखाई दिया। मालिक, उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। आखिरकार तुम मुझे ढूंढने आ ही गए। जैस्मीन आगे बढ़ी, स्वाभाविक रूप से यासुओ की बांह पकड़ी और धीरे से उसे हिलाया। जानते हो क्या, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ और अपनी बहन की देखभाल करने के लिए आज्ञाकारी होकर घर पर ही बैठी हूँ। उसने मुंह फुलाकर धीरे से शिकायत की। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। फिर उसकी नजर यासुओ के पीछे खड़े शांत व्यक्ति पर पड़ी। उस आदमी की त्वचा पीली थी, बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसका चेहरा वास्तविक रूप से सुंदर था। वह बस वहीं खड़ा रहा, एक ऐसे कुलीन आभास के साथ जो अजनबियों को उससे दूर रखता था। जैस्मीन ने सावधानी से पूछा, बॉस, ये कौन है? जो हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया, उसकी आवाज शांत थी। मेरी दोस्त मोरिया। ये सुनकर जैस्मीन ने तुरंत यासुओ की बांह छोड़ दी और मोरिया को एक विनम्र मुस्कान दी। नमस्कार श्री मोरिया। इस समय मोरिया को एआई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। उसने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। सुप्रभात प्रिय सुश्री जैस्मीन। वह आगे बढ़ा, थोड़ा झुककर उसने जैस्मीन का थोड़ा हैरान सा छोटा हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने उसके हाथ के पिछले हिस्से पर धीरे से चुंबन किया। तुम बहुत प्यारी युवती हो। जैस्मीन के गाल तुरंत लाल हो गए, जैसे कोई छोटा सा चौंका हुआ खरगोश हो, और उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अजीब तरीके से अपने बालों को संवारा और जबरदस्ती मुस्कुराई। आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हुआई की चेतना यासुओ के शरीर के भीतर थी और वह कुछ हद तक अवाक था। उन्होंने तुरंत मोरिया के एआई को निर्देश जारी किए। इतना हंगामा करना बंद करो, मेरे पीछे आज्ञाकारी होकर खड़े रहो। मोरिया की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। वह शालीनता से सीधा खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे यासुओ के पीछे चला गया। ऐसा लग रहा था मानो पहले वाला चंचल नौजवान रईस सिर्फ जैस्मीन का भ्रम था। यासुओ को नियंत्रित कर रहे जो हुआई ने सीधे मुद्दे पर बात की। क्या आपको याद है मैंने पहले क्या कहा था कि जब आप पर्याप्त आराम कर लेंगे तो मैं आपको कुछ काम दूंगा? जैस्मीन ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और जोर से सिर हिलाया। बेशक मुझे याद है। उसकी आंखें आशा से चमक उठी। बॉस, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? एक संघ का गठन करो। यासुओ की आवाज शांत थी, फिर भी जैस्मीन के दिमाग में वह बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी। जैस्मीन का चेहरा पल भर में जम गया, उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया और उसने खुद की ओर इशारा किया। उन्होंने बिनबोबा के समान इमोजी का खुलासा किया। आह, मैं एक गिल्ड बनाएं। बॉस, क्या यह मिशन मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया अनुमान नहीं है? जैस्मीन बार बार अपने हाथ हिला रही थी और अपना सिर ढोल की तरह झटक रही थी। मैं यह नहीं कर सकता, मैं सचमुच नहीं कर सकता। इसे बनाने का काम आपको ही करना चाहिए। मैं तो बस आपकी मदद करूंगा। यासुओ ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज दृढ़ थी। इसे बनाने वाले आप ही होंगे। आप इस संस्था के अध्यक्ष होंगे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक अदृश्य दबाव ने जैस्मीन को घेर लिया। मुझे याद है तुमने पहले कहा था कि अतीत में तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था और तुम केवल दूसरों द्वारा हेरफेर किए जा सकते थे। लेकिन अब मैं आपको एक विकल्प दे रहा हूँ। या तो मेरी व्यवस्थाओं का पालन करो, खुद को परिपक्व होने के लिए मजबूर करो और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, या तो तुम अपनी बहन को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं कभी भी बेकार लोगों को पालतू जानवर के रूप में नहीं रखता। वह आखिरी वाक्य जैस्मीन के सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी उड़ेलने जैसा था। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया और वह एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। एक धड़ाम की आवाज के साथ वह सीधे यासुओ के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मालिक, जैस्मीन ने कहा, उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। बॉस, कृपया मुझे मत भेजिए। जिस क्षण तुमने मुझे ब्लड गिल्ड से बचाया, मेरा जीवन तुम्हारा है। कृपया मुझे दूर मत भेजो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं समझदार बनूंगा। यासुओ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई चुपचाप उसे देख रहा था। वह नीचे झुक गया और अपनी आंखों को उसकी आंखों के स्तर पर ले आया। तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरा अनुसरण करने और मुझे कभी धोखा न देने के लिए तैयार हो?
यासुओ की गहरी आंखों में देखते हुए आंसुओं से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बॉस, मैं तैयार हूँ। यासुओ धीरे धीरे खड़ा हुआ। अच्छा। उसने अपना सिर थोड़ा सा पीछे खड़े मोरिया की ओर झुकाया। मोरिया समझ गई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी पीली पतली उंगलियों ने धीरे से जैस्मीन के चिकने माथे को सहलाया। उस बर्फीले स्पर्श से जैस्मीन सहज रूप से कांप उठी और अवचेतन रूप से वह उससे दूर हटना चाहती थी, लेकिन उसे यासुओ की कही बात याद थी। उसने अपने होंठ काट लिए, खुद को शांत रखने की कोशिश की और अपना सिर नीचे झुकाए बिना हिले डुले बैठी रही। मोरिया के शांत शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान आपके कान में फुसफुसा रहा हो। अब से कृपया विरोध न करें, बस आज्ञाकारी होकर दानव स्वामी के अनुबंध को स्वीकार कर लो। अध्याय 106 शाश्वत रात्रि। मोरिया के शांत शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। विरोध मत करो, अब आज्ञाकारी रूप से अनुबंध स्वीकार करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक ठंडी प्राचीन शक्ति उसकी उंगलियों से निकलकर जैस्मीन के माथे में समा गई। हालांकि जैसे ही अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाने वाला था, जो हुआई के दिमाग में एक ठंडी प्रणाली की सूचना सुनाई दी। डिंग, अनुबंध विफल। नोट, क्लोन में स्वतंत्र आत्मा नहीं होती है और यह आत्मा अनुबंध का विषय नहीं हो सकता है। जो हुआई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अच्छा, ऐसा है। ये तथाकथित दानव स्वामी अनुबंध मूलतः आत्मा के स्तर पर एक बंधन है। क्लोन महज एकोर द्वारा नियंत्रित एक खोल मात्र है। इसमें कोई आत्मा नहीं होती और इसलिए यह अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ये बात पता चलने पर जो हुआई को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने मूल रूप से मोरिया और अपने अन्य क्लोनों से भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने की योजना बनाई थी। यासुओ, जियांगयू और भविष्य में उनके और भी क्लोन रात के समय नाइट डेमन अवस्था के एट्रीब्यूट बोनस का आनंद ले सकते हैं। उस दृश्य की कल्पना मात्र से ही रोमांच उत्पन्न हो जाता है। अब तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप अपनी आत्मा से समझौता नहीं कर सकते। ये सिस्टम स्पष्ट रूप से इस तरह के बग जैसे ऑपरेशन की अनुमति नहीं देता है। जो हुआई ने अब संकोच नहीं किया। उसकी चेतना पल भर में यासुओ के शरीर से निकलकर तेजी से मोरिया के शरीर में समा गई। उसने अपना हाथ फिर उठाया। उसकी पीली उंगलियां एक बार फिर जैस्मीन के माथे को छू गईं। एक बार और। जैस्मीन को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिला दिया। जो हुआई ने मन ही मन ये बात दोहराई। राक्षस स्वामी का अनुबंध। इस बार एक बिल्कुल अलग भावना उभरी। उसकी आत्मा की गहराई से एक शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ी, जो उसकी उंगलियों से गुजरते हुए एक जटिल गहरे काले रंग के प्रतीक में बदल गई और वह प्रतीक जैस्मीन की आत्मा पर अंकित हो गया। जैस्मीन ने दबी हुई सी कराह निकाली। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आत्मा को किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया हो और वह टुकड़े टुकड़े होने वाली हो। अत्यधिक पीड़ा के बीच एक विचित्र विस्मयकारी भव्यता उसकी चेतना की गहराई में उतर आई। एक ऐसी भव्यता जिसकी वह पूजा करने के लिए तरस रही थी। उसने इसे देखा। अनंत अंधकार में एक भव्य सिंहासन ऊंचाई पर लटका हुआ है। सिंहासन पर एक धुंधली आकृति चुपचाप बैठी थी, जो उस तुच्छ चींटी को नीचे देख रही थी। वह आकृति उसकी देवी, उसका स्वामी थी। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके प्रति उसे अपने जीवन में वफादार रहने की जरूरत थी। प्रतिरोध का विचार क्षण भर के लिए ही उठा, इससे पहले कि उस असीम भव्यता ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। उसने संघर्ष करना छोड़ दिया, या यूं कहें कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना सब कुछ दे दिया। समारोह समाप्त हो गया है। जो हुआई को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा में एक अदृश्य धागा जुड़ गया हो। फोन का दूसरा सिरा जैस्मीन से जुड़ा था, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। वह उसकी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसे तो ये भी आभास हो रहा था कि वह महज एक विचार से ही उसकी आत्मा में जल रही लौ को आसानी से बुझा सकता है। नियंत्रण में होने का यह एहसास उसे बेहद आकर्षित करता था। जैस्मीन ने धीरे से अपना सिर उठाया। मोरिया को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। अब ये किसी शक्तिशाली अजनबी के प्रति श्रद्धा या किसी बॉस पर निर्भरता के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा भाव था जिसमें कट्टरता, श्रद्धा और पूर्ण आज्ञाकारिता का मिश्रण था। जैसे कोई परम आस्थावान व्यक्ति अपने ईश्वर की ओर देखता है। आपकी सेविका जैस्मीन। वह जमीन पर लेट गई। उसकी आवाज भक्तिपूर्ण और विनम्र थी। प्रणाम हो महाराज। उस क्षण उसकी निगाहें केवल मोरिया पर टिकी थी। उसके बगल में खड़ा तलवारबाज, जिसे वह कभी बॉस कहती थी, पल भर में ही उसके लिए महत्वहीन हो गया। जो हुआई परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। उसने मोरिया को नियंत्रित किया और उसकी आवाज नर्म पड़ गई। बहुत अच्छा, अब अपने स्वयं के गुणों को देखें और पता लगाएं कि क्या परिवर्तन हुए हैं। जी महाराज। जैस्मीन ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से अपना सूचना पैनल चेक किया। अगले ही पल उसकी आंखों में आश्चर्य का एक अविश्वसनीय भाव झलक उठा। मेरे स्वामी, मेरे सभी गुण 20 अंकों से अधिक बढ़ गए हैं। खासकर फुर्ती में पूरे 50 अंकों की वृद्धि हुई। एक सी लेवल प्रोफेशनल के रूप में प्रत्येक पदोन्नति के साथ प्राप्त होने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स बेहद कम होते हैं। अब जब उसे अचानक से इतने सारे नए गुण मिल गए हैं, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। जो हुआई ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। ये तो एक शुरुआत है। आप भविष्य में और भी मजबूत बनेंगे। ये कहने के बाद उसने अपनी चेतना को वापस यासुओ में स्थानांतरित करने की तैयारी की और बॉस के रूप में जैस्मीन को उसके अगले कार्य सौंपने का निर्णय लिया। हालांकि जिस क्षण उसकी चेतना मोरिया से निकलकर यासुओ के शरीर में प्रवेश कर गई, जमीन पर घुटनों के बल बैठी जैस्मीन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। मेरे स्वामी, आप अचानक बॉस के शरीर में कैसे प्रवेश कर गए? यासुओ के शरीर में विद्यमान जो हुआई की चेतना तुरंत स्तब्ध रह गई। क्या चल रहा है? वह यासुओ को नियंत्रित कर रहा था। उसकी आवाज में आश्चर्य का भाव था। तुम इसे महसूस कर सकते हो? जैस्मीन ने पूरी निष्ठा से सिर हिलाया। जी महाराज, अभी अभी मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि तुम्हारी आत्मा मोरिया के शरीर से निकलकर बॉस के शरीर में प्रवेश कर गई है। उसने सावधानी से अपना सिर उठाया और यासुओ को देखा, फिर मोरिया को देखा जो अपनी स्तब्ध अवस्था में लौट आया था। मेरे स्वामी, आखिर चल क्या रहा है? क्या आप मालिक हैं या बॉस? जो हुआई ने मन ही मन आह भरी। वाह, यह एक विपत्ति है। तमाम गणनाओं के बावजूद किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इस दानव स्वामी के अनुबंध में वास्तव में आत्मा का पता लगाने का कार्य शामिल होगा। यह अनुबंध उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है।
जैस्मीन जू हुआई की आत्मा के प्रति वफादार है, न कि किसी क्लोन के शरीर के प्रति। इसलिए जिस भी शरीर में उसकी आत्मा प्रवेश करती है वह शरीर चमेली का स्वामी बन जाता है। अब सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो गया है। हालांकि जू हुआई ने इस बारे में फिर से सोचा और फैसला किया कि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, जैस्मीन ने पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें उसने पूर्ण निष्ठा और कभी विश्वासघात न करने का वादा किया है। उसे बताने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह जब वह बाद में अपने क्लोन का इस्तेमाल करना शुरू करेगी तो वह कोई हंगामा नहीं करेगी। जू हुआई ने सच बताने का फैसला किया। दरअसल मैं तुम्हारा स्वामी भी हूँ और तुम्हारा मालिक भी। यासुओ और मोरिया दोनों मेरे क्लोन हैं। मेरा असली स्वरूप यहाँ नहीं है। जैस्मीन का मुंह धीरे धीरे ओ के आकार में खुल गया। वह अपने सामने खड़े यासुओ और मोरिया को खाली निगाहों से देखती रही। उसका दिमाग थोड़ा सुन्न था। तब यह मुझ पर थोपा गया। कोई आश्चर्य नहीं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने अपने बॉस को अजगर की सांस में समाते हुए देखा। मृत से भी अधिक मृत। बाद में वह उसके सामने बिना किसी चोट के फिर से प्रकट हुआ और उसे ब्लड गिल से बचाया। तो पता चला कि बॉस का असली रूप बिल्कुल भी वैसा नहीं था। यह एक क्लोन था। ये सोचकर जैस्मीन को अवर्णनीय उत्साह का अनुभव हुआ। वह अभी भी इस फैसले को लेकर दुविधा में थी। उन्होंने अपनी निष्ठा मोरिया के प्रति समर्पित कर दी। बॉस के बारे में क्या? अब मेरे दिल की यह गांठ पूरी तरह से खुल गई है। वे एक ही व्यक्ति हैं। उसकी अचानक समझ और उत्साह के भाव को देखकर जू हुआई ने उसे याद दिलाया। मैं नहीं चाहता कि किसी तीसरे व्यक्ति को मेरे क्लोन के बारे में पता चले। क्या तुम समझ रहे हो? जैस्मीन के चेहरे पर सख्ती छा गई और वह तुरंत जमीन से उठ खड़ी हुई, अपनी पीठ सीधी करते हुए। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसकी आंखें संजीदा हो गईं। निश्चिंत रहें मेरे स्वामी, जैस्मीन इस रहस्य की रक्षा अपनी जान देकर भी करेगी। जू हुआई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने अपने भंडारगृह से एक काला क्रिस्टल कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। यहाँ 5 मिलियन ग्रेट शिया सिक्के हैं। ये गिल्ड की शुरुआती पूंजी है। गिल्ड के आधार खरीदना, सदस्यों की भर्ती करना, सभी खर्चे इसी निधि से किए जाते हैं। जैस्मीन ने क्रिस्टल कार्ड लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। 5 लाख। उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। जू हुआई ने आगे कहा, भर्ती की बात करें तो पेशेवर स्तर के लिए मेरी कोई उच्च अपेक्षाएं नहीं हैं। लेवल डी से ऊपर का कोई भी व्यक्ति स्वीकार्य है। लेकिन मेरी एक विनती है, जिन लोगों को हम भर्ती करते हैं वे महत्वाकांक्षी, सत्ता के लिए उत्सुक और औसत दर्जे के होने के लिए अनिच्छुक होने चाहिए। मैं गिल्ड में ऐसे किसी भी औसत दर्जे के व्यक्ति को नहीं चाहता जो बस यूं ही काम चलाऊ तरीके से आगे बढ़ता रहे। जैस्मीन ने जोर से सिर हिलाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे वे शब्द याद रहें। गिल्ड के लिए 1 सप्ताह की परीक्षण अवधि होगी। मैं 1 हफ्ते में मोरिया से उनका आकलन करवाऊंगा। जो लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण होते हैं वे आधिकारिक सदस्य बन सकते हैं। जो लोग असफल होंगे उन्हें संघ से निकाल दिया जाएगा और उन्हें फिर कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। ये तथाकथित मूल्यांकन वास्तव में एक दानव स्वामी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समान है। केवल वही लोग जो वास्तव में सत्ता के भूखे हैं और किसी भी कीमत पर शीर्ष पर पहुंचने को तैयार हैं, इस अनुबंध को स्वीकार करने की अधिक संभावना रखते हैं, जो लगभग खुद को बेचने जैसा है। जू हुआई ने जैस्मीन की ओर देखा। उसकी आवाज स्थिर थी। अब से यासुओ आपके साथ मिलकर एक गिल्ड बनाने का काम करेगा। आपको अपनी बहन की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति ढूंढना चाहिए। हम आज दोपहर से शुरू करेंगे। जैस्मीन की आंखों में पहले जो घबराहट और झिझक थी वह अब गायब हो गई थी। इसके बजाय एक अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प था। मैं प्रभु के मिशन को पूरा करने की गारंटी देता हूँ। वह थोड़ी देर रुकी, फिर उसने आखिरी सवाल पूछा, लेकिन हमने जो गिल्ड बनाया है उसे हम क्या नाम दें? तुम्हारा नाम क्या है? जू हुआई ने कुछ देर सोचा। वह मुस्कुराया और धीरे से 2 शब्द बोले, अनंत रात। अध्याय 107, येशी का उपहार। अनंत रात। जैस्मीन उन 2 शब्दों को बार बार चबाती रही। उसकी आंखें और भी अधिक चमकने लगी। अनंत रात, अनंत रात। उसने लगभग कट्टर श्रद्धा से भरी आंखों से यासुओ की ओर देखा। भगवान ने इसे जो नाम दिया है वह बहुत सुंदर लगता है। ये पूरी तरह से प्रशंसा नहीं थी। अनंत रात। रात लंबी और अंधेरी थी। सूरज का कोई नामोनिशान नहीं था। ये नाम अपने आप में एक भयावह और दबंग आभा बिखेरता है जो उनके द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग से पूरी तरह मेल खाता है। जू हुआई की चेतना यासुओ के शरीर में समाहित थी और वह हल्के से मुस्कुराया। योंगे नाम उन्होंने यूं ही नहीं रख लिया था। सबसे पहले ये स्वाभाविक रूप से रात के दानव की उस सेना में फिट होने के लिए था जो अंधेरे में चलने के लिए नियत थी। दूसरा उद्देश्य रहस्यमय और शक्तिशाली डॉन गिल्ड को टक्कर देना था। वे खुद को सूर्योदय से पहले की भोर कहते हैं। ठीक है, इस शाश्वत अंधकार के नीचे अब कभी भोर नहीं होगी। जू हुआई को प्रबल पूर्व सूचना हुई थी। देर सवेर उसे उस संघ की डॉन गिल्ड के साथ जीवन मरण का एक व्यापक युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। वह स्वयं उस घातक ट्यूमर को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था जो महान शिया साम्राज्य में जड़ पकड़ चुका था। बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। जू हुआई ने अपने अंतिम शब्द कहे और फिर उनकी चेतना ज्वार की तरह विलीन हो गई। उसी क्षण मोरिया की आकृति भी स्याही के एक धुंधले धब्बे में बदल गई, जो चुपचाप जमीन पर फैली छाया में विलीन हो गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। कमरे में केवल जैस्मीन और यासुओ ही बचे थे, जिन्होंने अपना संयम वापस पा लिया था और चुपचाप एक तरफ खड़े थे। मिस जैस्मीन, आपको जो भी जरूरत हो बेझिझक मुझसे पूछें। यासुओ की अनुभवी आवाज स्थिर और शांत स्वर में गूंजी। जैस्मीन ने अपने सामने खड़े यासुओ को देखा और क्षण भर के लिए अचंभित हो गई। उसे स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि अभी अभी प्रभु की आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया है। वह आश्चर्यजनक है। आत्माहीन होने के बावजूद ये क्लोन अपने आप हिलडुल सकता है और बोल सकता है। मेरे स्वामी, वह अस्तित्व के किस स्तर पर हैं? उन्होंने कौन सी अविश्वसनीय रूप से अद्भुत नौकरी अपनाई? उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने चतुराई से उन सभी को दबा दिया। भगवान के रहस्य ऐसी चीज नहीं है जिन्हें उसके जैसी एक साधारण सेविका जानने का साहस कर सके। उसे बस आज्ञा का पालन करना था और काम पूरा करना था। जैस्मीन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में मौजूद भ्रम दूर हो गया और उसकी जगह एक अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प ने ले ली। जल्दी से हाथ मुंह धोने के बाद मैंने एक साफ सुथरा और उपयुक्त पहनावा पहन लिया। फिर उसने अपनी पीठ सीधी की और अपने बगल में खड़े तलवारबाज को पहला आदेश दिया, श्रीमान यासुओ, चलिए चलते हैं। गिल्ड पंजीकरण केंद्र पर जाएं।
यासुओ ने हल्के से सिर हिलाया और एक वफादार रक्षक की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। इसी बीच शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक विला में जो हुआई की चेतना उसके मूल शरीर में वापस आ गई थी। उसके इतनी जल्दी लौटने का कारण यह था कि अंकल फू ने अभी अभी चुपके से उसे सूचित किया था कि मिस येशी आ गई हैं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में घास और पेड़ों की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। एक खूबसूरत आकृति उछलती कूदती हुई कमरे में दाखिल हुई। आज लड़की ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका रंग वसंत ऋतु की शुरुआत में खिलने वाली कोमल कलियों जैसा था, जो जीवन से भरपूर थी। ड्रेस एकदम फिट बैठती थी, जिससे उनकी सुडौल आकृति और भी आकर्षक लग रही थी। उसकी स्कर्ट उसके चलने फिरने के साथ धीरे धीरे लहरा रही थी, जैसे किसी तालाब में लहरें फैल रही हों, और युवा जोश से भरपूर थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, पूरा कमरा मानो जगमगा उठा। येशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, मानो कोई छोटी बच्ची मिठाई मांग रही हो। भाई जो हुआई, आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया है, क्या आपको मेरी याद आई? जो हुआई ने हेडबोर्ड पर टेक लगाकर हंसना शुरू कर दिया। संदेह मैं तुम्हारी कमी महसूस कर रहा हूँ। उसने लड़की के जीवंत चेहरे को देखा और सहजता से बात की। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा कैसी रही? मैं पिछले कुछ दिनों से समाचार देख रहा हूँ और मैंने सुना है कि इस साल डोंगिंग प्रांत ने चैंपियनशिप जीत ली है। येशी यह सुनकर उत्साहित हो गई। उसने एक कुर्सी खींची और उत्साह से जो हुआई के बिस्तर के सामने बैठ गई। उसकी निर्मल आंखें उत्साह से चमक रही थी। भाई जो हुआई, क्या आपको गैंडाल्फ याद है जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था? बिल्कुल याद है। जो हुआई ने उत्सुकता भरी नजर से सहयोग किया। मैंने समाचारों में देखा कि उसने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। वह वाकई बहुत प्रभावशाली होगा। येशी ने उत्साह से सिर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। गैंडाल्फ सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं है, बल्कि वह बिल्कुल विचित्र है। मैंने अपने साथियों के बीच कभी इतना खौफनाक पेशेवर नहीं देखा। इसके बाद का समय येशी के व्यक्तिगत कहानी सुनाने का सत्र बन गया। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां लहराईं और उस दिन मीजिमा में अपने अनुभव को बड़े ही सजीव ढंग से बयान किया। ये कहानी बताती है कि कैसे निश्चित जादूगर गैंडाल्फ ने सहजता से उनका नेतृत्व किया और उन्हें मैदान में जीत हासिल करने का मौका दिया, जिससे वे आसानी से एक के बाद एक मजबूत टीमों को पराजित करते चले गए। इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने अकेले ही राजधानी शंघाई और सिचुआन की 3 टीमों के संयुक्त हमले का मुकाबला किया। अंत में उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और रहस्यमय ढंग से भूत का मुखौटा पहने हुए उस खलनायक के बारे में बात की। ये कहानी बताती है कि कैसे गैंडाल्फ ने आगे बढ़कर एस क्लास खलनायक के साथ एक विनाशकारी युद्ध में भाग लिया, अंततः युद्ध का रुख पलट दिया और सभी परीक्षार्थियों को बचा लिया। जो हुआई चुपचाप सुनता रहा। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। कभी कभी वह बिल्कुल सही समय पर विस्मयबोधक शब्द बोल देता था। वाह, ये तो कमाल है, एक ही व्यक्ति ने इतने सारे एस क्लास जीनियस को हरा दिया। हे भगवान, क्या वह भविष्य में देश का स्तंभ नहीं बनने वाला है? उसके अतिरंजित अभिनय ने येशी को हंसा दिया, जिससे उसे उपलब्धि का एक बड़ा एहसास हुआ। अब गैंडाल्फ सेना के निशाने पर है। येशी के चेहरे पर गर्व का भाव था। मैंने सुना है कि इनाम के तौर पर गवर्नर जनरल ने एक अपवाद बनाया और उनके लिए सैन्य क्षेत्र का विशेष खजाना खोल दिया, जिससे उन्हें 3 इनाम चुनने की अनुमति मिल गई। बोलते बोलते उसकी नजर अनजाने में जो हुआई की बेडसाइड टेबल पर रखे काले अंडे पर जा पड़ी। भाई जो हुआई, ये क्या है? जो हुआई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे चुपके से एहसास हुआ कि वह लापरवाह हो गया था। मैं गिल्ड के मामलों को संभालने के लिए अपने क्लोनों को नियंत्रित करने में इतना व्यस्त था कि मैं इस छोटे से जीव को रखना ही भूल गया। हालांकि उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे, लेकिन जो हुआई भावहीन बना रहा, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी भी झलक रही थी। हाय, ये अंकल फू को चिंता थी कि मैं आंगन में ऊब जाऊंगा, इसलिए वे मुझे व्यस्त रखने के लिए खिलौने ढूंढने बाजार गए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो देख लीजिए। जब जो हुआई बोल रहा था, उसने अपनी उंगली फैलाई और चिकने अंडे के छिलके पर लयबद्ध तरीके से 2 बार थपथपाया। टैप टैप। अगले ही पल निश्चित रूप से अंडे के छिलके की भीतरी दीवार से एक ही लय की 2 प्रतिक्रियाएं आईं। टैप टैप। आवाज एकदम साफ और स्पष्ट थी। वह वाकई में। येशी की आंखें पल भर में चमक उठी, मानो उसने किसी नए महाद्वीप की खोज कर ली हो। वह और करीब झुकी और जो हुआई की नकल करते हुए अपनी पतली उंगलियों से अंडे के छिलके पर 2 बार थपथपाया। टैप टैप। अंडे के अंदर मौजूद छोटा ड्रैगन उसके साथ खेलने का आनंद लेता हुआ प्रतीत हुआ और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। टैप टैप। वाह, ये तो बहुत ही रोचक है। येशी को हंसी आ रही थी और जब उसने अपने हाथों में खिलौना अंडा पकड़ा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। ये खिलौना इतना असली लगता है। मुझे तो लगभग लगा ही था कि यह सचमुच का अजगर का अंडा है। जो हुआई ने अपने माथे से काल्पनिक ठंडे पसीने को पोंछा और लापरवाही से हाथ हिला दिया। तुम सचमुच मजाक कर रहे हो? तुम्हारे भाई जो हुआई के पास भला ड्रैगन के अंडे हासिल करने की क्षमता कैसे हो सकती है? येशी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसका ध्यान तुरंत अंडे से हट गया। उसने अंडे को वापस बेडसाइड टेबल पर रख दिया, फिर जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो, उसका चेहरा रहस्यमय हो गया। भाई जो हुआई, मैं आज विशेष रूप से आपको उपहार देने आया हूँ। ओह, जो हुआई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या उपहार? येशी ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा। उसने बड़ी सावधानी से अपनी स्पेशियल रिंग से एक खूबसूरत लकड़ी का डिब्बा निकाला। डिब्बा खोला गया। बॉक्स से एक हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। जैसे ही जो हुआई ने अंदर का नजारा देखा, उसके चेहरे की मुस्कान अनायास ही जम गई। डिब्बे की रेशमी परत पर एक पारदर्शी कांच की बोतल शांति से पड़ी थी। बोतल में एक पारदर्शी तरल पदार्थ था। ये पवित्र प्रकाश और आध्यात्मिक जल है। ये है। जो हुआई की आवाज थोड़ी कांप रही थी। येशी ने उनकी ओर देखा और गंभीरतापूर्वक उनका परिचय कराया। इसे पवित्र प्रकाश जल कहा जाता है। गैंडाल्फ की कृपा से गवर्नर ने मुझे और मेरे 2 शेष साथियों को सैन्य जिले के खजाने में प्रवेश करने और इनाम चुनने का मौका भी दिया। हालांकि हम शीर्ष श्रेणी के खजाने के तहखाने में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर के सामान्य खजाने के तहखानों में मौजूद वस्तुएं भी काफी अच्छी हैं। मैंने उस सहायक से सुना है जो रास्ता दिखा रहा था कि इस पवित्र जल में शापों को दूर करने की शक्ति है और पूरे भंडार में यही आखिरी बोतल बची है। इसलिए मैंने इसे वापस चुन लिया। बोलते बोलते उसने वह डिब्बा जो हुआई को सौंप दिया। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। जो हुआई ने पवित्र प्रकाश जल की बोतल को देखा, फिर येशी के चेहरे को देखा, जो मानो कह रहा हो, मेरी प्रशंसा करो।
उसके सीने में एक अवर्णनीय गर्माहट दौड़ उठी। उसके दिल को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे किसी गर्म हाथ ने धीरे से थाम लिया हो, जो खट्टा और कोमल दोनों था। मूर्ख लड़की, उनकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। यह एक ऐसा पुरस्कार पाने का अवसर है जिसके लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाली। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई उपकरण या कौशल पुस्तिका क्यों नहीं चुन लेते? क्या होगा अगर ये पवित्र प्रकाश जल मुझ पर काम न करे? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपने इस दुर्लभ अवसर को बर्बाद कर दिया है? येशी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। उसकी चमकदार आंखें उसे ध्यान से देख रही थीं। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? इसके अलावा मेरे दिल में भाई जू हुआई को फिर से खड़ा होने में मदद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उसी क्षण जू हुआई ने महसूस किया कि उसका सारा संयम और बचाव धराशायी हो गया है। उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपने सामने खड़ी उस लड़की को, जिसने उसे भावुक और दुखी दोनों कर दिया था, कसकर गले लगा लिया। येशी उसके अचानक किए गए इस कृत्य से चौंक गई और उसने एक छोटी सी आह भरी। लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया। प्रारंभिक अकड़न के बाद शरीर धीरे धीरे नर्म हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर धीरे से जू हुआई की छाती पर रख दिया, मानो वह एक आज्ञाकारी बिल्ली के बच्चे की तरह हो। जू हुआई ने गहरी सांस ली। मेरी नाक उस युवती की अनूठी, हल्की और सुखद सुगंध से भर गई थी। उसने अपनी ठुड्डी उसके सिर के ऊपर टिका दी। उसकी आवाज गहरी और शक्तिशाली थी। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जू हुआई एक दिन फिर से खड़ा होगा। येशी उसकी बाहों में सिमटी हुई अपना सिर और भी गहराई से छिपा लिया। जू हुआई ये भी देख सकता था कि उसके गोरे और नाजुक कानों के निचले हिस्से पर एक मनमोहक लाली छा गई थी। उसने बहुत धीमी आवाज में हम कहा, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं भाई जू हुआई में विश्वास रखता हूँ। अध्याय 108 हमें पागलों की जरूरत है। येशी काफी देर तक जू हुआई की बाहों में टिकी रही। जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपना आश्रय पा लेता है, वैसे ही उसने इस लंबे समय से खोई हुई गर्माहट और मन की शांति को लालच से आत्मसात कर लिया। अचानक मानो उसे कुछ याद आ गया हो, उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। उन निर्मल चमकीली आंखों ने सीधे जू हुआई को घूरकर देखा। वैसे भाई जू हुआई, आज मुझे आपको कुछ और भी बताना था। जू हुआई उसकी गंभीर सी शक्ल देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्या कुछ और है? येशी के गाल अभी भी थोड़े लाल थे, लेकिन उसकी आवाज में उम्मीद झलक रही थी। मेरा जन्मदिन 5 दिन बाद है। मेरे पापा घर पर बर्थडे पार्टी दे रहे हैं और मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। क्या आप आ सकते हैं? जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आंखों में थोड़ी सी विनती झलक रही थी। जू हुआई के लकवाग्रस्त होने के बाद वह अंतर्मुखी हो गया और लगभग कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। अब जू परिवार से निकाले जाने के बाद वह इस एकांत आंगन में अकेला रहता है। येशी को चिंता थी कि वह इसी तरह अवसादग्रस्त रहेगा। वह इस अवसर का लाभ उठाकर उसे बाहर जाकर दुनिया देखने देना चाहती थी। जब जू हुआई ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी तो उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर स्नेहपूर्वक उसकी प्यारी सी नाक की नोक को सहलाया। येशी, मैं भला तुम्हारी 18वीं जन्मदिन की पार्टी में कैसे नहीं आ सकती? वह कुछ देर रुका। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की झलक थी। मैं न केवल आऊंगा, बल्कि मैं आपको पूरे कार्यक्रम का सबसे बेहतरीन जन्मदिन का उपहार भी दूंगा। असली। येशी की आंखें पल भर में ऐसे चमक उठी, मानो रात के आकाश में सबसे चमकदार तारे हों। वह खुशी से अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। तो फिर सौदा पक्का, आपको जरूर आना होगा। ... हमें पता भी नहीं चला और 5 घंटे बीत चुके थे। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी ने खिड़की के फ्रेम को एक गर्म नारंगी लाल रंग में नहला दिया। इसके बाद येशी अनिच्छा से उठकर अलविदा कहने चली गई। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वह पीछे मुड़ी और उसे एक और सलाह दी, क्योंकि वह अभी भी थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। तो तुम्हें आना ही होगा। उसने देखा कि जू हुआई ने बस सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर अपने गाल फुला लिए। एक गुस्से वाली छोटी पफरफिश की तरह लग रही थी। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं बस। ऐसा लग रहा था कि वह सबसे भयावह सजा की तलाश कर रही थी और काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वह एक वाक्य बोल पाए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही नजरअंदाज कर रहा हूँ। अरे नहीं, 3 दिन के लिए। जू हुआई को हंसी भी आ रही थी और झुंझलाहट भी, और उसने बार बार आश्वासन दिया कि वह निश्चित रूप से जाएगा। लड़की को उछलते कूदते जाते देखकर जू हुआई के चेहरे पर मुस्कान काफी देर तक बनी रही। वह इतनी शानदार लड़की को भला कैसे जाने दे सकता था? ... समय बहुत जल्दी बीत जाता है और 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। इन 3 दिनों के दौरान चुपचाप शाश्वत रात्रि नामक एक संघ की स्थापना की गई। अध्यक्ष जैस्मीन, उपाध्यक्ष यासुओ। जू हुआई द्वारा दी गई 5 मिलियन युआन की प्रारंभिक पूंजी के साथ और यासुओ के साथ जैस्मीन ने सबसे पहले गिल्ड सेंटर में सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने के लिए 5 लाख युआन खर्च किए। इसके बाद उन्होंने उपनगरों में स्थित एक लंबे समय से वीरान पड़े गिल्ड बेस को खरीदने के लिए 10 लाख युआन से अधिक खर्च किए। यह अड्डा एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और सभी प्रकार की सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। इस सुविधा में प्रशिक्षण मैदान, छात्रावास, सम्मेलन कक्ष और यहाँ तक कि लोहारों के लिए विशेष रूप से कई अलग अलग ढलाई कक्ष भी शामिल हैं। केवल एक साधारण मरम्मत के बाद इसे तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। इन सब के बाद हम सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही सबसे कठिन हिस्से पर पहुंचते हैं। हम भर्ती कर रहे हैं। इटर्नल नाइट, एक नव पंजीकृत कम ज्ञात गिल्ड। गिल्ड लीडर एक अज्ञात सी रैंक का सपोर्ट प्लेयर है। हालांकि उपराष्ट्रपति काफी सक्षम प्रतीत होते हैं, फिर भी कोई उन्हें पहचानता नहीं है। इस तरह के संगठन के लिए सदस्यों की भर्ती करना आसान नहीं है। हालांकि जैस्मीन ने तुरंत एक समाधान निकाल लिया। वह चुपचाप खड़े यासुओ को सीधे प्रोफेशनल क्वेस्ट हॉल में ले गई। ये डोंगहाई शहर का सबसे अव्यवस्थित और मिश्रित इलाका है। हवा में सस्ती बियर की खट्टी गंध और पसीने की नमकीन नम गंध फैली हुई थी। शोर शराबा, चिल्लाहट और मोलभाव लगातार जारी था। यहाँ पर कार्य सौंपने के लिए आने वाले प्रमुख गिल्ड के सदस्यों के अलावा यहाँ के अधिकांश लोग स्वतंत्र पेशेवर खिलाड़ी हैं जो निचले स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश डी लेवल या सी लेवल के पेशेवर हैं जिनकी प्रतिभा औसत दर्जे की और शारीरिक क्षमता कम है। बड़े संघ उन्हें नीची नजर से देखते हैं और उन्हें लगता है कि छोटे संघों का कोई भविष्य नहीं है। वे ऐसे छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना गुजारा चला पाते हैं जिन्हें कोई करना नहीं चाहता। वे पेशेवर जगत में सबसे निचले पायदान पर हैं। फिर भी वे ही ऐसे समूह हैं जो औसत दर्जे से संतुष्ट होने को सबसे अधिक अनिच्छुक हैं और सत्ता के लिए सबसे अधिक उत्सुक हैं।
जैस्मीन ने गहरी सांस ली और अपनी स्पेशल रिंग से फ्लायर्स का एक मोटा बंडल निकाला। वह हॉल के बीचों बीच गई और अपने आसपास मौजूद उदासीन लोगों को पर्चे बांटने लगी। एटर्नल नाइट गिल्ड में भर्ती चल रही है। यदि आप इच्छुक हैं तो कृपया संपर्क करें। घनी दाढ़ी वाले एक हटे कटे आदमी ने पर्चा उठाया, उस पर एक नजर डाली और फिर उपहासपूर्ण टिप्पणी की। अनंत रात्रि, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वाह, इलाज तो काफी अच्छा है। उसने इसे जोर से पढ़ा। किसी गिल्ड में शामिल हों और 5000 जिया सिक्कों का गारंटीशुदा मासिक वेतन पाएं। यदि मिशन पूरा हो जाता है तो गिल्ड को कुल मुनाफे का केवल 10% ही मिलेगा। क्या वे हर महीने 3 बोतल बेसिक लाइफ पोशन भी मुफ्त में देते हैं? क्या ये सच है? क्या उन्हें ई लेवल के पेशेवर भी चाहिए? उसने पर्चे को मसलकर गेंद बना दिया, उसे जमीन पर फेंक दिया और उस पर पैर से कुचल दिया। वह या तो कोई धोखेबाज है या फिर कोई अमीर बच्चा है जिसके पास इतना पैसा है कि वह उसे उड़ाना चाहता है। आसपास के इलाके से हंसी की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। बिल्कुल सही, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वे शायद हमें धोखे से बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी बच्ची, तुम्हें घर जाकर अपना दूध पीना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कठोर और उपहास भरी आवाजें जैस्मीन के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। उसके गाल लाल हो गए और पर्चे को कसकर पकड़े हुए उसकी उंगलियां थोड़ी सफेद पड़ गईं। पहले शायद वह बहुत डर जाती और भाग जाती, लेकिन अब उसके गुरु के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं निकम्मे लोगों को पालतू जानवर के रूप में नहीं रखता। जैस्मीन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए। उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। ये सही है, हमारी इटर्नल नाइट गिल्ड सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही है। इस गर्जना ने क्षण भर के लिए पूरे मिशन हॉल को सन्नाटे में ला दिया। सभी की निगाहें इस कमजोर सी दिखने वाली लड़की पर टिकी हुई थी। जैसे ही जैस्मीन को उपहास भरी या जिज्ञासु निगाहों का सामना करना पड़ा, उसके सीने में बैठा डर एक अदृश्य शक्ति द्वारा दूर होता हुआ प्रतीत हुआ। उसने अपनी पीठ सीधी की, उसकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। हमारी इटर्नल नाइट गिल्ड को आपके निम्न वर्ग स्तर से डर नहीं लगता, हमें तो सिर्फ इस बात का डर है कि आप जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि हमारे गिल्ड के लाभ पूरे डोंगहाई शहर में सर्वोत्तम श्रेणी के हैं। लेकिन साथ ही हमें जिन जोखिमों का सामना करना पड़ेगा वे किसी भी अन्य गिल्ड की तुलना में कहीं अधिक होंगे। उसकी निगाहें पूरे कमरे में घूम गईं, उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प की झलक थी। हमें निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं है जो बस यूं ही समय बर्बाद करते रहते हैं। हमें तो बस कुछ निडर और सनकी लोगों की जरूरत है। पागल लोगों का एक समूह जो मेरे साथ भविष्य बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत रखता है। उसने बचे हुए पर्चे भी जोर से हवा में फेंक दिए। कागज के टुकड़े बर्फ के टुकड़ों की तरह गिरने लगे। अब अगर आप हमारे समूह में शामिल होने में रुचि रखते हैं तो मेरे साथ आइए। अगर तुम यहीं रहना चाहते हो और कीड़ा बने रहना चाहते हो तो यहीं रहो। इतना कहकर उसने सबसे नजरें हटा लीं और जाने के लिए मुड़ गई। यासुओ एक अडिग पर्वत की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। पूरे मिशन हॉल में सन्नाटा छा गया। उन फ्रीलांस पेशेवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में झिझक, संघर्ष, अविश्वास और साथ ही एक प्रज्वलित आग की चिंगारी भी थी। अंत में एक बलवान ढालधारी योद्धा ने अपना शराब का गिलास मेज पर पटक दिया। ओह नहीं, मैं इस घटिया जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। वह खड़ा हुआ, भीड़ से बाहर निकला और जैस्मीन के पीछे पीछे चलने लगा। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। उसकी हरकतें किसी शांत झील में फेंके गए कंकड़ की तरह थीं, जो चारों ओर लहरें पैदा कर देती थी। डरने की क्या बात है, मैं तो वैसे भी एक बेकार जिंदगी हूँ। मैं जा रहा हूँ, अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। अधिक से अधिक लोग खड़े हो गए। वे चुपचाप जैस्मीन के पीछे पीछे चले, मानो एक मौन धारा बना रहे हों। भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला युवक अपने हाथ में मौजूद घिसे पिटे खंजर को पोंछ रहा था। जैस्मीन की बातें सुनते हुए वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने अपना सिर उठाया, उसकी धुंधली आंखों में एक जटिल सी चमक दिखाई दी। एक पल की झिझक के बाद उसने अपनी कटार म्यान में रखी, खड़ा हुआ और चुपचाप बढ़ती हुई सेना में शामिल हो गया। अध्याय 109, शाश्वत रात्रि की परीक्षा। डोंगहाई शहर के बाहर पहाड़ी सड़कें ऊबड़-खाबड़ और असमान हैं। एक बस धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए चल रही थी। कार की खिड़कियों पर मोटी धूल जमी हुई थी, जिससे बाहर का नजारा धुंधले रंगों के धब्बों में तब्दील हो गया था। डिब्बे के अंदर घुटन भरी, जानलेवा खामोशी छाई हुई थी। 30 या 40 लोग संकरी सीटों पर ठसाठस भरे हुए थे और कोई भी नहीं बोल रहा था। मिशन हॉल में शुरू में जो जोश उमड़ा था, वह लंबी और थकाऊ यात्रा के दौरान काफी हद तक ठंडा पड़ चुका था। इसके बजाय गहरी उलझन और बेचैनी का माहौल था। छी! ब्रेक लगने की एक तेज चीख सुनाई दी। बस एक सुनसान जंगल क्षेत्र के सामने रुक गई। कार का दरवाजा धीमी आवाज के साथ खुला। जैस्मीन सबसे पहले बस से उतरी। दोपहर की धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी और उसने स्वाभाविक रूप से आंखें सिकोड़ लीं। ह्यूमस की गंध लिए नम हवा मेरी नाक में घुस गई। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक भूरे भूरे रंग का चीलो निकला, चक्कर लगाता हुआ आकाश में ऊपर की ओर उड़ गया और फिर घने पेड़ों के आवरण में गायब हो गया। कार में बैठे लोग एक एक करके उतर गए। सामने फैले घने अंधकार में जंगल को देखकर उनकी उलझन और गहरी हो गई। अरे छोटी बच्ची, चेहरे पर निशान वाले एक आदमी ने बिना सोचे समझे कहा, तुम हमें इस वीरान जगह पर क्यों लाए हो? हाँ, क्या हमें गिल्ड बेस पर नहीं जाना था? क्या हम डोंगहाई शहर की सीमा से लगभग बाहर नहीं निकल चुके हैं? चर्चाएं शुरू हुई और फिर रुक गईं। जैस्मीन के पीछे खड़े यासुओं ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाईं। उनकी गहरी निगाहें भीड़ पर घूम उठी। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक अटूट शीतलता थी। शब्दों का कोई मतलब नहीं, बस निर्देशों का पालन करो। उस अदृश्य दबाव ने सबको चुप करा दिया। उन्होंने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और वे केवल दांत पीसकर जैस्मीन और यासो के पीछे पीछे अंधेरे जंगल में चले गए। जंगल का रास्ता कीचड़ भरा था और उस पर चलना मुश्किल था। लगभग 10 मिनट चलने के बाद सामने का नजारा अचानक खुल गया। यह एक दलदली इलाका था जो विशाल लताओं से ढका हुआ था। दलदल के बीचों बीच एक विशाल पौधा खामोशी से खड़ा था। इसमें न तो फूल होते हैं और न ही पत्तियां। मुख्य धड़ एक मुड़ी हुई मानव आकृति जैसा दिखता है, जो घने काले दानों से ढका हुआ है, जो आंखों की पुतलियों की तरह दिखते हैं। पेड़ के मुख्य तने से अनगिनत मोटी, गहरे हरे रंग की कांटेदार लताएं विषैले सांपों की तरह फैली हुई थीं, जो धीरे धीरे हवा में रेंग रही थीं।
वातावरण में घिनौनी मछली जैसी दुर्गंध फैल गई। कॉप्स वाइन डेमन एलवीबीस एलीट बॉस। हेल्थ पॉइंट्स 88,000/88,000। उस राक्षस को देखते ही भीड़ में सामूहिक रूप से सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे के भाव बदल गए। उसी समय उनके मन में एक बहुत बुरी आशंका पैदा हो गई। बिल्कुल नहीं, एक जादूगर के प्रशिक्षु की आवाज कांप उठी। वे हमें यहाँ लाए हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जैस्मीन मुनी और उसकी निर्मल दृष्टि भीड़ के पीले चेहरों पर घूम गई। उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंच गई। ये सही है, यह आपकी पहली परीक्षा है। उसे मार। उस क्षण मानो हवा जम सी गई। कुछ देर की खामोशी के बाद ज्वालामुखी विस्फोट जैसी गहमागहमी मच गई। क्या तुम पागल हो? तुम चाहते हो कि हम बॉस से लड़ें? लेवल 20 का बॉस? क्या तुम मजाक कर रहे हो? चेहरे पर निशान वाला आदमी सबसे पहले बाहर कूदा। उसने जैस्मीन की ओर उंगली करके जोर जोर से गालियां दी। लेवल 10 पर तो मुझे एक साधारण उत्परिवर्तित जंगली सुअर को हराने में ही मुश्किल हो रही है। तुम चाहते हो कि मैं इससे लड़ूं? इसकी एकलता ही मुझे कीमा बना सकती है। बिल्कुल सही, हम यहाँ नौकरी ढूंढने आए हैं, मरने नहीं। ये इटर्नल नाइट गिल्ड किस तरह की बकवास है? मैं छोड़ रहा हूँ। भीड़ में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। वे सभी साधारण लोग थे जिन्होंने निचले स्तर से ऊपर तक अपना सफर तय किया था और वे अपनी सीमाओं को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें लेवल 20 के बॉस को चुनौती देने के लिए भेजना उन्हें आत्महत्या करने के लिए भेजने से कम नहीं है। आक्रोशित भीड़ के बावजूद जैस्मीन पूरी तरह से अविचलित रही। वह चुपचाप उन्हें देखती रही और उनके गाली गलौज बंद करने के बाद ही धीरे से बोली, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। उसकी आवाज शांत थी, यहाँ तक कि कुछ हद तक उदासीन भी। मैंने पहले भी कहा है, हमारी इस अनंत अंधकार में रात में हमें केवल पागलों की जरूरत है, कायरों की नहीं। उसने अपनी पतली उंगली फैलाकर उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से वह आई थी। बस वहीं पर है। जो लोग अभी छोड़ना चाहते हैं वे वापस जा सकते हैं। मैं ये बात सिर्फ एक बार कहूंगा, यही आपका एकमात्र मौका है। घावों से ग्रसित उस व्यक्ति ने बेरहमी से थूका। मुझे परवाह नहीं है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह पीछे मुड़े बिना ही मुड़ गया और जंगल से बाहर निकल गया। उनका जाना मानो पहले डोमिनो को गिराने जैसा था। चलो चलें, चलो चलें, ये गिरोह तो पागल है। धिक्कार है, सारा उत्साह व्यर्थ हो गया। चलो वापस चलते हैं और मिशन को अंजाम देते हैं, कम से कम हम मरेंगे तो नहीं। कुछ देर हिचकिचाने के बाद कई लोगों ने मुड़कर चले जाने का विकल्प भी चुना। जैस्मीन के शब्दों से उत्पन्न जुनून मृत्यु के भय का सामना करते ही शीघ्र ही बुझ गया। आखिरकार आपके पास एक ही जीवन है और एक स्पष्ट वादे के लिए इसे जोखिम में डालना उचित नहीं है। 30 या 40 लोगों का समूह स्पष्ट रूप से कम होता जा रहा था। कुछ ही देर में उस स्थान पर खड़े लोगों की संख्या 15 से भी कम रह गई। उनके चेहरों पर संघर्ष और हिचकिचाहट के भाव स्पष्ट थे। ठीक तभी भीड़ के कोने में खड़ा दुबला पतला युवक हिलने लगा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अचानक धनुष से छूटे तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे उस भयानक सड़ती हुई बेलनुमा राक्षस की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, बस एक ठंडी मृत्यु जैसी खामोशी थी। वो बच्चा पागल हो गया है। क्या वह सच में जाने की हिम्मत कर रहा है? अकेले मौत को गले लगाने का यह तरीका नहीं है। पीछे से बचे हुए लोग अविश्वास भरी निगाहों से उस दुबली पतली आकृति को घूर रहे थे। ओह नहीं! भीड़ में से मिशन हॉल में सबसे पहले आगे बढ़ने वाले ढालधारी योद्धा ने अचानक एक दहाड़ लगाई। मुझे अब कोई परवाह नहीं, मुझे मरने दो, मैंने वैसे भी काफी दयनीय जीवन जी लिया है। उसने अपनी पुरानी गोल ढाल उठाई और आश्चर्यजनक रूप से दुबले पतले युवक के साथ हमले में शामिल हो गया। इसके तुरंत बाद तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवां वाला। संकोच करती भीड़ से 3 और आकृतियां निकली और विशालकाय बॉस की ओर सीधे दौड़ पड़ी। वे उन निराशा भरे दिनों को और नहीं जीना चाहते थे। वे चीजों को बदलना चाहते थे, इस दुर्लभ अवसर को हासिल करना चाहते थे, भले ही इसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। ये लोग पागल हैं, ये सब के सब बिल्कुल पागल हैं। जो लोग खड़े होकर देख रहे थे वे कुछ कदम पीछे हट गए और हमला करते हुए पांचों आकृतियों को ऐसे देखने लगे मानो वे पांचों मृत व्यक्तियों को देख रहे हों। अंत पहले से ही निर्धारित था। वहां केवल 5 लोग थे और उनमें से उच्चतम स्तर केवल 13वां स्तर था। ये भला लेवल 20 के बॉस का मुकाबला कैसे कर सकता है? ये पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लाश की बेल वाला दानव इन दुस्साहसी चींटियों को देखकर क्रोधित प्रतीत हो रहा था। इसके मुख्य धड़ पर मौजूद आंख के आकार के फोड़े एक साथ घूमने लगे और सामने से हमला कर रहे 5 लोगों पर केंद्रित हो गए। फुफकार, दर्जनों लताएं हवा में लहरा रही थीं, जिनसे एक तीखी सीटी जैसी आवाज निकल रही थी, मानो दर्जनों विशालकाय अजगर बेतहाशा नाच रहे हों। सहन करो। ढालधारी योद्धा दहाड़ा और अपनी ढाल को जमीन पर पटक दिया। उसका शरीर मिट्टी के पीले प्रकाश से चमक उठा। बैंग बैंग बैंग, लताएं उसकी ढाल पर गिर पड़ी, जिससे एक धीमी सी धमकी आवाज हुई। ढालधारी योद्धा का शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके पैरों ने कीचड़ में 2 गहरी लकीरें बना दी। उसने अपने दांत भींच लिए, उसकी बाहों की नसें फूल गईं और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। फुफ! उसने मुंह भरकर खून उगला और उसके हाथ में मौजूद ढाल चकनाचूर हो गई। दुबला पतला युवक प्रेत जैसी फुर्ती से लताओं के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में मौजूद घिसा पिटा खंजर ठंडी रोशनी से चमक उठा और उसने लाशलता दानव की लताओं में जोरदार प्रहार किया। -1, -2, -1। बेलों से क्षति की दयनीय एक अलंकीय संख्याएं उभरकर सामने आईं। ये बॉस की सुरक्षा को भी भेद नहीं सकता। गर्जन! लाशलता दानव क्रोधित हो गया। एक मोटी लता तेजी से फैली और बाकी दोनों योद्धाओं को हवा में उछाल दिया। ढालधारी योद्धा कई लताओं से भेदने ही वाला था। दुबले पतले युवक की आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे की ओर झपटा, जिससे ढालधारी योद्धा एक तरफ गिर गया। वह समय रहते बच नहीं पाया और एक बेल के सिरे से टकरा गया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर कई बार लुढ़कने के बाद जाकर रुका। उनकी सेहत बेहद नाजुक थी। पफ! विषैले सांपों की तरह जो अपने बिलों से बाहर निकल रहे हों, और भी लताएं चारों दिशाओं से हमला करने लगी, जिससे उनके भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। 5 लोगों पर मौत का साया मंडरा रहा था। इस नाजुक क्षण में एक आकृति हिली। जैस्मीन के बगल में चुपचाप खड़े यासुओ अचानक टेलीपोर्टेशन के जरिए उन 5 लोगों के सामने प्रकट हो गए। तेज आवाज, तारांकन, बिजली की तरह चमकती हुई तलवार जैसी रोशनी, गरज से भरी हुई, रात के आकाश को चीरती हुई बिजली की तरह फैल गई। तलवार की धार के सामने वे अविश्वसनीय रूप से लचीली लताएं कागज की तरह नाजुक साबित हुईं।
ये तुरंत अलग हो गया। हरे रंग का रस हर जगह फैल गया। यासुओ ने क्रोधित बॉस की ओर देखे बिना ही अपनी तलवार म्यान में डाल ली। वह मुड़ा, उसकी गहरी निगाहें जमीन पर पड़े 5 जीवित बचे लोगों पर पड़ी, उसकी आवाज ठंडी थी। आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। इस बदमाश से मुझे ही निपटना होगा। लाशलता दानव ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और उसकी सभी लताएं बेतहाशा यासुओ की ओर बढ़ गईं। यासुओ की आकृति उसी क्षण धुंधली सी होकर गायब हो गई। वह चले गए। यह एक अलौकिक गुण था जिसका वर्णन करना असंभव था। उसकी हरकतें बेहद अजीब थीं। वह विशाल लताओं के बीच इत्मीनान से टहल रहा था, मानो वह अपने ही पिछवाड़े में सैर कर रहा हो। असंख्य लताएं भी उसके कपड़ों के किनारे को छू नहीं सकती थीं। ये किस तरह की मूवमेंट तकनीक है? क्या वो सचमुच बॉस से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है? अरे बाप रे! सभी लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। क्या यह इटर्नल नाइट गिल्ड के उपाध्यक्ष हैं? वह ताकत वाकई डरावनी है। जैस्मीन की आवाज बिल्कुल सही समय पर सुनाई दी। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? पीछे हट जाओ। इसके बाद बचे हुए 5 लोग मानो किसी सपने से जागे और लड़ाई के मैदान से बाहर निकल भागे। इसके परिणामस्वरूप हुई लड़ाई एक तरफा मुकाबले में तब्दील हो गई। यासुओ का शरीर बॉस के चारों ओर घूमता रहा। उसकी लंबी तलवार के हर वार से लाश की बेल वाले दानव पर एक गहरा, हड्डी तक दिखने वाला घाव होता गया। घाव पर बिजली कड़क रही थी, जिससे बॉस की जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। इसमें कुल मिलाकर 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा। हताशा की एक शोकपूर्ण चीख के साथ विशाल सड़ता हुआ लता राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। इस पूरी घटना के दौरान यासुओ पर धूल का एक कण भी नहीं लगा। वह धीरे धीरे बॉस के शव के पास गया और अपनी तलवार म्यान में रख ली। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। चाहे वे 5 जीवित बचे लोग हों या वे लोग जो इसे देखने के लिए रुके थे, इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर हर कोई सदमे से स्तब्ध रह गया था। जैस्मीन उन 5 लोगों के पास गई और आखिरकार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। बधाई हो, शाश्वत रात्रि में आपका स्वागत है। अध्याय 110, रात्रिभोज में भाग लेना। जैस्मीन और यासुओ गिल्ड के सदस्यों की भर्ती कर रहे थे। मोरिया और जियांग यू भी निष्क्रिय नहीं थे। जिंगशुई झील के किनारे स्थित सुनसान पुराना शहर क्षेत्र। हालांकि इससे पहले उन्हें लिकियू के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें उन्होंने बड़ी संख्या में विदेशी जानवरों और बॉस को नष्ट कर दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद बड़ी संख्या में विचित्र जीव जंतु उमड़ पड़े। यह मोरिया और जियांग यू के लिए अपनी क्षमताओं को निखारने का एक आदर्श स्थान बन गया। अपने रात्रि दानव रूप में मोरिया रात का राजा बन जाता है। पुराने शहर में एक निर्मम नरसंहार हुआ। शियांग यू सबसे सक्षम पथ प्रदर्शक बन गए। एक विशाल ढाल को लहराते हुए वह एक चलते फिरते युद्ध किले की तरह पुराने शहर में उत्पात मचाता चला गया। जो भी जानवर उसके रास्ते में आने की हिम्मत करेगा, वह उसकी विशाल दरवाजे जैसी ढाल से चूर चूर हो जाएगा। इस दौरान मोरिया शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने विला में लौटने के लिए भी समय निकालता था। उस नन्हे अजगर को राक्षसी ऊर्जा से पोषित करते रहो। नन्हे ड्रैगन की भूख अब उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। प्रतिदिन केवल 2 या 300 शुद्ध राक्षसी ऊर्जा की धाराओं के साथ कोई भी गहरी और संतुष्ट नींद में सो सकता है। इसकी जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। अंडे के छिलके से निकलती हुई अजगर की दहाड़ धीरे धीरे और भी तेज और स्पष्ट होती गई। अगर विला के आसपास का इलाका इतना एकांत में न होता, तो जो हुआ शायद उस छोटे से जीव के लिए कोई और अधिक गुप्त स्थान खोजने पर विचार करता। क्लोन लगातार नरसंहार करते रहे और अधिक शक्तिशाली होते गए। इस दौरान समय तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते येशी का जन्मदिन आ गया। शाम, अंकल फू ने जो हुआई को ड्रेसिंग मिरर की ओर धकेल दिया। आईने में दिख रहे युवक के बाल करीने से कटे हुए काले थे और उसने एक सुगठित काला सूट पहना हुआ था जो उसके थोड़े